हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी को, नमस्कार सभी को। तो आज के सेशन में मैंने बहुत सारे चैप्टर आपको केमिस्ट्री के पढ़ाए हैं, फिजिक्स के पढ़ाए हैं। आज मैं एक टॉपिक लेके आया हूँ, दैट इज़ बायोलॉजी का टॉपिक है। इसके पहले मैंने सेल भी पढ़ाया था आपको, कोशिका भी मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया है कि कोशिका के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। लेकिन देखिए, है क्या कि मैं आपको जो चीज़ पढ़ा रहा हूँ ये आरआरबी ग्रुप डी, एसएससी और एनटीपीसी सीबीटी 2 के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ। तो जितने एग्जाम्स वनडे एग्जाम्स होते हैं या फिर अगर आप जाओ तो लोअर पीसीएस में भी जा सकते हैं, वहां तक मैंने पढ़ा रहा हूँ। मैं आपको पीएचडी नहीं करा रहा हूँ। तो मेक श्योर कि जब मैं ये टॉपिक पढ़ा रहा हूँ तो मैं कम से कम समय में और ज़्यादा से ज़्यादा वो चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा जो एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। तो अगर आप बहुत डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, लाइक इफ़ यू वांट टू हैव लाइक पीएचडी वीएचडी कुछ करना चाहते हैं, तो फिर ये वीडियो आपके लिए नहीं है, क्योंकि उतने डिटेल में मैं चीज़ें नहीं बताऊंगा। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको वहां तक लेके जाऊंगा जहां तक पेपर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। समझ गए? तो आज का जो टॉपिक है वो है कंकाल तंत्र, या फिर हम कह सकते हैं स्केलेटन सिस्टम। अब कंकाल तंत्र या फिर स्केलेटन सिस्टम से क्वेश्चन कितने तरीके से बनते हैं, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब भी हम स्केलेटन सिस्टम की बात करते हैं, इसका मतलब क्या है कि हमारी बॉडी का वो स्ट्रक्चर, जो ढांचा जो बॉडी को सपोर्ट देता है। हड्डियों का क्या काम है? यही तो काम है हड्डी का, एक तो बॉडी को सपोर्ट करेगा। अगर हड्डी नहीं होगी तो हम क्या होगी, मांस की लोथड़े की तरह घिसटते चलेंगे, जैसे कि बहुत सारे जीव होते हैं जिनमें हड्डी नहीं होती। केचुआ है, तो एनलेडा वाले जो जीव होते हैं जिनमें मौसमोसी जीवों में नहीं होती। तो कहने का मतलब यह है कि हमारे बॉडी का काम, हमारे बोन्स का काम क्या? हमारे बोन्स का काम है हमारी बॉडी को एक स्ट्रक्चर देना, एक स्वरूप देना, एक संरचना देना, आकार देना, और साथ साथ में बॉडी को सपोर्ट करना। यही हमारे बोन्स का काम होता है, कंकाल तंत्र का काम होता है। और हर किसी जीव के कंकाल तंत्र से हमें ये पता चलता है कि वो जीव किस तरीके से रहा होगा। न्यूज़पेपर में खबरें आती हैं कि इस जगह पे 10,000 साल पुराना डायनासोर का कंकाल तंत्र मिला है, 20,000 साल पुराना डायनासोर का कंकाल तंत्र मिला है, 40,000 साल पुराना डायनासोर का कंकाल तंत्र मिला है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही तो हुआ ना कि हड्डियों के ढांचे से एक ज्योमेट्री बनाई जाती है, एक संरचना बनाई जाती है, एक आकृति बनाई जाती है। उसी आकृति को देखते हुए, समझते हुए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उस पूरे जीव के बारे में सोचते हैं कि ये जीव ऐसा रहा होगा। लेकिन क्या ये बात 100% ट्रू है कि किसी के बोन्स के आधार पर हम उस जीव की सही आकृति बना दें? ये 100% ट्रू नहीं है। हम एक स्वरूप तो बना सकते हैं कि इसकी लंबाई इतनी रही होगी, उसकी चौड़ाई इतनी रही होगी, लेकिन एग्जैक्टली वैसा ही जीव बनाना ये पॉसिबिलिटी नहीं है। आप उसका स्केच नहीं बना सकते। बात समझ रहे हैं? दो व्यक्तियों की जो बॉडी की संरचना है उससे आप ये तो पता लगा लोगे कि हाँ भाई, इस व्यक्ति का ये वेट रहा होगा, मुंह चौड़ा रहा होगा, ये खोपड़ी बड़ी रही होगी, हाथ चौड़े रहे होंगे, इसका ये वेट रहा होगा। लेकिन एग्जैक्टली उसके नान नक्श मतलब फिगर आप नहीं बना सकते, उसका स्केच नहीं बना सकते, पिक्चर नहीं बना सकते, उसे पहचाना नहीं जा सकता कि ये जो है वो एक्स व्यक्ति का फोटो है या फिर वाई व्यक्ति की जो है कंकाल तंत्र है। बात समझ रहे हो? तो कंकाल तंत्र में जो है क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, कितने टाइप का कंकाल तंत्र होता है, बॉडी में कहाँ कहाँ कौन सी चीजें होती है, सभी चीजें हम जानेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। चलिए भाई, तो देखिए सबसे पहली चीज तो ये है कि अनअकैडमी पर अगर आप इसी तरीके के लेक्चर जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, इसी तरीके के आप लेक्चर देखना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन को एनरोल कर सकते हैं। क्या फायदे होते हैं? इसका फायदा होता है, सबसे पहले तो अनलिमिटेड एक्सेस होता है। कितना भी किसी भी कितने भी एजुकेटर से पढ़ सकते हैं। चाहे आप अरुणा शर्मा सर से पढ़ें, चाहे आप इंग्लिश जो है किसी रानी मैम से पढ़ें, जीएस किसी भी सर से पढ़ें, है ना, अंकिता अवस्थी सर से पढ़ें, जो भी बड़े बड़े एजुकेटर आपके दिमाग में आ रहे हैं, उन सभी एजुकेटर से एक ही सब्सक्रिप्शन से पढ़ सकते हैं। आपको अलग अलग जाके अलग अलग टीचर के सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है। तो जब सब्सक्रिप्शन लेंगे इसका मतलब ये नहीं कि मैं ही पढ़ाऊंगा, सारे एजुकेटर आपको मिलेंगे, किसी से पढ़ सकते हैं। स्ट्रक्चर्ड कोर्स होता है, 1 घंटा केमिस्ट्री का, 1 घंटा मैथ का, 1 घंटा रीजनिंग का, अगले दिन 1 घंटा इंग्लिश का, 1 घंटा जीएस का। इस तरीके से कोर्स स्ट्रक्चर्ड कोचिंग की तरह चलता है, ताकि आपको कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा कोर्स कवर कराया जा सके और आपको भी ज्यादा टेंशन ना हो कि एक दिन में 10 लेक्चर करा दिए, खत्म ही नहीं हो रहा है ना। लेकिन आप अपने टाइम पीरियड के हिसाब से, टाइम टेबल के हिसाब से ज्यादा भी पढ़ सकते हैं, कम भी पढ़ सकते हैं, अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं, किसी भी टाइम पढ़ सकते हैं। रात में समय, दिन भर जॉब करते हैं, रात में पढ़ना है रात में पढ़िए, सुबह पढ़ना है सुबह पढ़िए, कभी भी पढ़ सकते हैं। लाइव क्लासेस होती हैं, वीकली टेस्ट होते हैं, जैसे आपको अभी परफॉर्मेंस पता चलेगी, और ये सभी चीजें आपको प्लस कोर्सेज में मिलती है।
चलिए, अनअकैडमी पे जो अभी वर्तमान में जो प्राइस चल रहा है, प्राइस का कितना पैसा है, कितना पैसा लगेगा आपको सब्सक्रिप्शन लेने में, तो दोस्त 24 महीने का जो सब्सक्रिप्शन है वो 7,800 रुपए का है। लेकिन अगर आप मेरा कोड अप्लाई करेंगे योगेंद्र, इससे आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा और ये प्राइस घटकर 7020 हो जाएगा। तो ये अपने पैसे बचाएं और मेरा कोड अप्लाई करें। ये भी जो प्राइस है ये भी कम हो जाएगा, ये 293 रुपीज हो जाएगा, तो 293 रुपये हो जाएगा। अब ये मंथली वाला है, मतलब अगर आप चाहो तो मंथली भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। आपके पास पैसे नहीं है, हर महीने आप कोई थोड़ा बहुत काम करते हैं, 4-5 हजार रुपए आते हैं, चलो 300 रुपए दे देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे भी पढ़ सकते हैं। तो पढ़ने के लिए आपके पास हजारों साधन है, ये पढ़ना शुरू तो करो, समझ रहे? चलो, अनअकैडमी आपको हर तरीके से सहायता करता है। अगर आप स्टडी करना चाहते हैं तो हम क्लास की शुरुआत करते हैं। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, दैट इज स्केलेटन सिस्टम, या फिर अस्थि तंत्र कह सकते हैं, या फिर जो है। तो अब ये आप देखिए कि बॉडी में अलग अलग किस तरीके से हमारी बॉडी की संरचनाएं, 3 पिक्चर देखें कि जब हम चलते हैं तो हमारे अंदर की बॉडी कुछ इस तरीके से चलती है। ये हमारे वक्ष का ये जो ऊपर वाला सिस्टम है वो इस तरीके से रहता है, वो इस तरीके से बॉडी रहती है। बीच में रीढ़ की हड्डी आपको दिख रही होगी, ये वाली रीढ़ की हड्डी, ये नीचे वाली, और हमारी सर को आपस में जोड़ती है। और ये इस तरीके से इसके ऊपर मांसपेशियां बढ़ने के बाद इस तरीके से हो जाता है। तो ये एक पिक्चर है, जनरल पिक्चर है जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं। अच्छा, इसके बाद अब हम थोड़ा बात करते हैं कि बोन्स के बारे में, कि चीजें सबको समझते चलते। तो सबसे पहली जो पॉइंट है वो है कि हड्डियां जो है वो 2 तरीके के एलिमेंट की बनी होती हैं। और वो कौन कौन सा एलिमेंट है? वो सबसे पहले है कि भाई कैल्शियम की बनी होती है और फॉस्फेट की बनी होती है। कहते हैं कि जब किसी को हड्डी बढ़िया करनी है, आपकी हड्डियां मजबूत करनी, दूध पीजिए। दूध क्यों पीजिए? उसमें कैल्शियम है ना। विटामिन डी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि विटामिन डी का केमिकल फॉर्मूला होता है कैल्सीफेरॉल, उसमें भी क्या है? कैल्शियम है। तो हड्डियों के लिए विटामिन डी और कैल्शियम बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि अंडे में पाया जाता है, मिल्क दूध में पाया जाता है, बहुत सारी चीजों में पाया जाता है। तो कैल्शियम और फास्फोरस से हमारी हड्डियां मुख्य रूप से बनी होती हैं। मैट्रिक्स होता है, बीच में खोखली भी होती हैं, ये भी आप याद रखेंगे। दूसरा बनता है कि किस प्रकार की कोशिकाएं, जैसे अलग अलग हमारे बॉडी के अलग अलग हिस्से अलग अलग कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। कोई कार्डियक सेल से बना है, कोई न्यूरॉन सेल से बना है, कोई ये सेल से बना है, फीटल सेल से बना है। इसी तरह हड्डियां भी सेल से बनी होती हैं, जिनका नाम है ऑस्टियोब्लास्ट सेल। क्या है? ऑस्टियोब्लास्ट कोशिकाओं से मिलकर ये चीज जो है वो बनी होती है। अस्थियों में एक, आप प्रोटीन भी समझ लीजिए, जो हमारी हड्डियां वो एक स्पेसिफिक टाइप के प्रोटीन की बनी होती हैं, जिसे ओसिन प्रोटीन कहा जाता है। और साथ साथ में एक और इंपॉर्टेंट चीज है, कभी कभी कैल्शियम कार्बोनेट की अधिकता के कारण हमारी हड्डियों में जमाव होने लगता है, हमारी हड्डियों में आसान भाषा में कह सकते हैं कि वो आप जमने लगती हैं। तो ऐसे केसेस में हड्डियां सख्त और कठोर हो जाती हैं, इनमें लचक नहीं पाई जाती। अब ये हड्डियां क्या सॉफ्ट है, कुछ कार्टिलेज होते हैं ना, सॉफ्ट हड्डी कहते हैं। लेकिन कभी कभी जब कैल्शियम कार्बोनेट ज्यादा जो है इसमें जमाव हो जाता है तो वो भी हार्ड हो जाती हैं। अस्थियां जो हैं, अस्थियों के अस्थि मज्जा, जिन्हें हम बोन मैरो कहते हैं, ये बोन मैरो, BON, बोन मैरो में रक्त का निर्माण होता है और अस्थियों के किनारे पर लाल अस्थि मज्जा पाई जाती है। तो वो हड्डियों के अंदर का जो हिस्सा है वहां पर रेड ब्लड सेल मतलब RBC और व्हाइट ब्लड सेल का निर्माण होता है। मतलब हड्डी के बोन मैरो के भाग में RBC और WBC का निर्माण होता है। अब ये बोन मैरो 2 प्रकार की होती है। कौन से प्रकार की होती है? जो रेड बोन मैरो होती है, जैसे कहते हैं लाल अस्थि मज्जा, उसमें RBC का निर्माण होता है, तभी ये लाल होता है। इसी तरीके से अस्थियों के बीच में पीली अस्थि मज्जा पाई जाती है, जिसमें WBC का और प्लेटलेट्स का निर्माण होता है। तो कभी आपसे पूछा जाए कि RBC का निर्माण कहां पर होता है, तो आप बताएंगे कि RBC का निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है, रेड बोन मैरो में होता है, और WBC और प्लेटलेट्स का निर्माण व्हाइट अस्थि मज्जा में मतलब पीली अस्थि मज्जा में होता है। तो ये दोनों चीजें भी आपको याद रखनी है। हमारे शरीर में कुल बोन्स की संख्या सबको पता है कि लगभग कितनी होती है? 300 के अराउंड होती है। 306 के अराउंड होती है। लेकिन जो बच्चा होता है ना, 308 के अराउंड, 306 के अराउंड होती है, उसमें थोड़ी कम होती है, लगभग 300 के अराउंड होती है, क्योंकि बाकी हड्डियां क्या करती हैं बाद में जाके जो है बाद में जाके जुड़ जाती हैं, आपस में जाके फ्यूज हो जाती हैं, तो उनकी संख्या बढ़ जाती है। सॉरी, जब नवजात बच्चा होता है उसकी संख्या 300 होती है, उल्टा बोल दिया मैंने। तो जो नवजात बच्चा होता है, जो बच्चा नवजात होता है उसकी संख्या लगभग 300 होती है,
और जैसे जैसे इंसान बड़ा होता जाता है वैसे वैसे हड्डियों की संख्या क्या होती जाती है, कम होती जाती है। और कितनी बचती है, 206 बचती है, क्योंकि बाकी सारी की सारी हड्डियां क्या होती हैं, जुड़ती जाती हैं, 206 208। ये कहने वाला था, उल्टा बोल दिया मैंने। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। अब चलते हैं आगे की तरफ, नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अगर हम बात करें यहाँ पर कि नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि जो नवजात शिशु होते हैं उनमें जो हड्डियों की संख्या है वो लगभग 300 होती है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे संख्या घटती जाती है, और जो हड्डियां पहले दो हैं वो आपस में फ्यूज होती जाती हैं। तो हड्डियां कितनी बचती हैं, 300 से 206 बचती हैं। तो ये वयस्कों में संख्या है। अगर कोई वयस्क व्यक्ति है, मोटा चल रहा है पेन यार, थोड़ा सा इसको कम कर लेते हैं, है ना। हाँ, तो अगर कोई वयस्क व्यक्ति है तो एक मिनट, अगर कोई वयस्क व्यक्ति है तो उसमें संख्या कितनी होगी, 206 होगी। और अगर कोई बच्चा है तो उसमें संख्या कितनी होगी, 300। ठीक है, यही जो है मैं आपको बताना चाह रहा था। चलते हैं आगे, चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। अब देखिए बोन्स के टाइप कितने होते हैं, बोन्स कितने प्रकार के होते हैं। पहले तो हम ये जानेंगे कि बोन्स का टाइप कितना है, बोन्स कितने प्रकार के होते हैं, है ना। चलिए, तो देखो बोन्स इन जनरली दो टाइप के हैं, दो प्रकार के होते हैं। ब्रॉड कैटेगरी ये है कि एक बोन्स को हम कहते हैं एक्सियल बोन। एक्सियल बोन्स क्या होते हैं, ये आदमी है और इस आदमी के एक्सिस पर जो हड्डियां हैं उन्हें हम एक्सियल बोन कहते हैं। एक्सेस पर कौन सी है, ये देखो ऊपर खोपड़ी जो है ना, ये एक्सेस पे है, आ रही है कि नहीं आ रही है। तो इसलिए हेड जो है वो किस पे आ रहा है, एक्सेस पे आ रहा है। ये ऐसे एक्सेस है ना ये बीच में, तो ये जो एक्सेस है तो सबसे पहले तो हेड ही आ गया, ये एक्सेस पे आ गया। ये आप देखोगे तो गर्दन के पीछे रीढ़ की हड्डी भी एक्सेस पे आ रही है, और यहां बीच में एक हड्डी होती है जिसे कहते हैं स्टेर्नम। क्या कहते हैं, स्टेर्नम। ये भी किस पे आ रही है, एक्सेस पे आ रही है। ये मांसपेशियां इसी से जुड़ी होती हैं, ये भी किस पे आ रही है, ये भी एक्सेस पे आ रही है। पीछे का जो वर्टिब्राट कोलम है, मतलब जो पीछे रीढ़ की हड्डी है, ये भी किस पे आ रही है, एक्सेस पे आ रही है। तो ये सारी हड्डियां किस पे आती हैं, एक्सेस पे आती हैं। और जो हड्डियां इस एक्सेस से बाहर की तरफ निकली हैं, परपेंडिकुलर हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन हड्डियों को कहते हैं अपेंडिकुलर बोन्स। तो बात आपको ये समझनी पड़ेगी कि एक्सेस हड्डियां कौन सी हैं, जो यस, तो एक्सेस हड्डियां कौन सी हैं, एक्सेस हड्डियां वो हड्डियां हैं जो एकदम एक्सेस पे हैं। ऊपर से लेकर नीचे तक जाओगे तो जो जो हड्डियां एक्सेस पे आएंगी वो बनेंगी एक्सियल बोन, और जो हड्डियां इस एक्सेस की बाहर की तरफ निकलेंगी, परपेंडिकुलर निकली रहेंगी, उन्हें कहते हैं अपेंडिकुलर बोन। अब बाहर की तरफ कौन सा निकलेगा, तो हाथ निकला है ना, लिम्स। लिम्स में क्या हो गया, ये हाथ आ गया, ये पैर आ गया। और दूसरा होता है गर्डल्स। नाउ व्हाट इज गर्डल्स, वो भी मैं आपको बता दूंगा कि इस एक्सेस से लिम्ब को जोड़ने वाली जो हड्डियां हैं, एक्सेस बोन से, मतलब ये जो हड्डियां हैं जो एक्सेस है, इस एक्सेस से हाथ और पैर को जोड़ने वाली जो हड्डियां हैं उन्हें हम गर्डल्स कहते हैं। ठीक है भाई, हिंदी भी मैं आपको बताऊंगा, इसे मेखला कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। तो अगर हम आगे देखें तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन ह्यूमन स्केल। देखो साथ साथ में क्वेश्चंस भी करते चलेंगे, इससे हमें आइडिया रहेगा कि कौन सा क्वेश्चन सही है, कौन सा क्वेश्चन गलत है। ये सभी चीजें भी हम साथ साथ में पढ़ते चलेंगे, ठीक है। अब वो कह रहा है कि हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन द ह्यूमन स्केल, हमारी खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, हड्डियों के नाम क्या है, वगैरह वगैरह सब चीज पूछा जाएगा। आंसर मैं अभी आपको बता देता हूं कि अगर हम सिर्फ स्कल की बात करें, ये खोपड़ी की बात करें, तो इसमें 8 हड्डियां होती हैं। लेकिन पूरे हेड की अगर हम बात करें तो इसमें 32 हड्डियां होती है। अब कैसे, मैं सब कुछ बता रहा हूं आपको, देखते चलना है, ठीक है। एक और क्वेश्चन इस तरीके पूछा गया था कि विच बोन प्रोटेक्ट द ब्रेन फ्रॉम द इंजरी, कौन सी दिमाग, कौन सी हड्डी जो है वो दिमाग को चोट से बचाती है। इसका आंसर है क्रेनियल हड्डी। तो ये भी अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे क्रेनियल है और ये कैसे इसकी हड्डियों की संख्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे खोपड़ी के बारे में, खोपड़ी की हड्डियों के बारे में। तो आप देखिए ये हमारी खोपड़ी की हड्डियां हैं। इन खोपड़ी की हड्डियां का केवल ऊपर वाला हिस्सा लिया भी मैंने, क्रेनियल वाला हिस्सा लिया है। ये वाला जो पार्ट है दिख रहा है आपको ब्लू कलर में, ये टोटल कितने टाइप की हड्डियां वो भी समझ लीजिए, 1 2 3 4 और 5 और 6 टाइप की हड्डियां, या 6 टाइप की हड्डियां जो हमारे हेड में होती हैं। सबसे पीछे वाला जो दिमाग का भाग है इसे ऑसिपिटल कहते हैं, और इस ऑसिपिटल दिमाग को ढकने वाली हड्डी को ऑसिपिटल हड्डी ही कहा जाता है। तो ये हड्डी होगी ऑसिपिटल।
इसके अलावा अगर आप यहां पे देखेंगे, इस वाले दिमाग को पैरेटियल लोब भी कहा जाता है और हड्डी को भी क्या कहेंगे, पैरेटियल कहेंगे। और ये दो होती हैं। दो कैसे होंगी, यहां बीच में एकदम बीचों बीच थोड़ा सा ज्वाइंट रहता है, तो एक हड्डी इस तरफ रहती है, एक हड्डी इस तरफ रहती है, दो पैरेटियल लोब। आगे चलो, इसी तरीके से दो फ्रंटल लोब होती हैं, एक इस तरफ होगी एक इस तरफ होगी, तो दो फ्रंटल लोब हो गई, दो पैरेटल लोब हो गई, दो टेम्पोरल लोब होगी, दो पैरेटल लोब होगी। अब आते हैं फ्रंटल लोब पे। फ्रंटल लोब क्या है, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा जो है वो फ्रंटल लोब होता है, इसे फ्रंट कहते हैं। और बाल वगैरह यहाँ से झड़ना स्टार्ट करते हैं तो फ्रंटल लोब से झड़ते हैं। ये एक ही है, मतलब ये अलग अलग नहीं होती है, ये एक ही होती है। इसके बाद स्फेनॉइड होती है। स्फेनॉइड क्या होती है, ये आपके दिमाग के अंदर की तरफ एक हड्डी होती है जो जुड़ी रहती है, इसे कहते हैं स्फेनॉइड। और एक होती है एथमॉइड जो आंखों के अंदर होती है। तो कुल मिला के अगर आप काउंट करोगे तो एक इधर आया, दो, दो चार, एक 5, एक 6, एक 7, एक हड्डी और कम हो रही है क्या, 2, 2, 4, सही तो है, 2 और 2 4, 1 2 3 4, तो टोटल हड्डियां कितनी होंगी, 8 हड्डियां। मतलब हमारे स्कल में कुल हड्डियों की संख्या कितनी है, 8 हड्डी हैं, जिनमें एक ऑसिपिटल होती है, एक फ्रंटल होती है, एक स्फेनॉइड होती है, एक एथमॉइड होती है, दो पैरेटियल और दो टेम्पोरल लोब होती है। तो टोटल अगर हम हड्डियों की संख्या की बात करें तो टोटल 8 हड्डियों की संख्या इसमें पाई जाती है। दूसरा देखो, अगर हम आगे से यही स्ट्रक्चर आगे से देखें, ठीक है, तो ये तो हो गया ऊपर वाला, ये इतना हिस्सा ऊपर हो गया। अब आते हैं चेहरे पर। चेहरे पर कितनी हड्डियां होती हैं, तो ध्यान देना। सबसे पहले आप बात करेंगे, क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारी पूरी बॉडी में सबसे कठोर हड्डी कौन सी होती है। क्या क्वेश्चन है कि हमारी बॉडी में सबसे कठोर हड्डी कौन सी होती है, तो आंसर बनेगा मैंडिबल। कौन सा आंसर बनेगा, मैंडिबल। मैंडिबल क्या है, मानव शरीर की सबसे कठोर हड्डी। तो मानव शरीर की जो सबसे कठोर हड्डी होती है उसे क्या कहते हैं, उसे हम मैंडिबल कहते हैं। इसी तरीके से नाक में भी हड्डियां होती हैं। सबसे पहले है नसल हड्डी, ये देखिए ऊपर की तरफ टूट जाती है ना नाक, यहां पे खून आता है, ये नसल हड्डी वाली बात है। तो ये होगी नसल हड्डी। इसके बाद आएंगे तो इंफीरियर नसल हो जाएगी, ये वाली किनारे पे जो है वो इंफीरियर नसल हो जाएगी। इसके अलावा पैलेटाइन, ये बीच में हड्डी होती है लाल लाल करके, ये पैलेटाइन है। तो अगर हम टोटल हड्डियों की संख्या ज्ञात करें केवल नाक में, तो अगर हम नाक की बात करें तो नाक में आपको 6 हड्डियां दिखाई देंगी। देखो दिख रही हैं 6 के नहीं दिख रही हैं, कौन कौन सी है। सबसे पहले है नसल हड्डी जो कि 2 है, फिर है हमारे पास में इंफीरियर नसल कॉन्का, ये भी 2 है, ठीक है। इसके अलावा 2 पैलेटाइन और 1 वोमर है। तो टोटल कितनी हो गई, 2 2 4 2 6 7 हड्डियां होंगी। तो नाक में कितनी हड्डियां होंगी, 7। अब इसी तरीके से लैक्रिमल हड्डी भी होती है, यहाँ लैक्रिमल ग्लैंड होती है, उसे जस्ट नीचे एक हड्डी होती है जिसका नाम है लैक्रिमल हड्डी। एक इधर होती है एक उधर होती है, 2 हड्डियां लैक्रिमल हो गई। इसके अलावा ये बीच वाला जो हिस्सा है इसे कहते हैं मैक्सिला, ये भी 2 हड्डियां होती हैं। किनारे की तरफ जो कान से जोड़ता है उसे कहते हैं जिग्मोमैटिक, ये भी 2 हड्डियां होती हैं। और एक विमर होती है, एक मैंडिबल होती है। तो टोटल अगर हम हड्डियों की बात करें, इन्हें जरा काउंट करेंगे फेस पर, तो 1 3 2 5 7 2 9 2 11 2 13 और 1 14। तो टोटल अगर हम फेशियल हड्डियों की बात करें तो कितनी हो जाएंगी, 14 हड्डियां हमारे चेहरे पर होती हैं। तो अगर हम मैंडिबल की बात करें तो कितनी होगी, 8। मैंडिबल में कितनी हो गई, 8 हड्डियां, है ना। और ये यहां पर हमारे चेहरे पर कितनी होगी, चेहरे पर हो गई हमारी 14 हड्डियां। तो 8 और 14 22, 6 हड्डियां कान में होती हैं। कितनी हड्डियां, 6 हड्डियां। 6 बोन जो है वो किस में होती हैं, कान में होती हैं, ईयर में। तो 14 6 22 और 6 28, और 1 हड्डी गले में होती है, इसका होगी 29। तो टोटल जो है अगर हम बात करें तो पूरे सर में, ये पूरे सर में 29 हड्डियां होती हैं। यही चीज जो है मैं आपको बताना चाह रहा था। तो स्कल कंटेन 22 बोन्स और cranial bones protect the brain और facial bones gives the structure to the face। ये 22 नहीं होगी, इसको सही कर लो दोस्तों, ये टोटल 29 हड्डियां होंगी। तो टोटल हेड कर लो, इसको स्कल भी नहीं कह सकते, इसको क्या कहेंगे, हेड। तो हेड में टोटल कितनी हड्डियां होगी, 29 हड्डी होती हैं, ये याद रखना, ठीक है भाई। चलो आगे चलें अगले प्रश्न, अगले पार्ट की तरफ में। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा, अभी हमने हेड के बारे में पढ़ा।
हेड में टोटल 29 हड्डियां होती हैं और कौन कौन सी हड्डी होती है ये भी हमने पढ़ लिया। अब कह रहा है हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन द बटेरियम कोलम ऑफ द एडल्ट ह्यूमन, मतलब ये जो पीछे रीढ़ की हड्डी है इसमें टोटल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं। अब अगर हम रीढ़ की हड्डियों की बात करें तो रीढ़ की हड्डियां टोटल कितनी होती हैं, कितने काम की हैं, तो 33 जोड़े पेयर 33 जोड़े हड्डियां होती हैं टोटल हमारे वर्टेब्रल कॉलम में। और अगर हम बात करें कि ये किस तरीके का बना होता है तो वो भी ध्यान देंगे। देखो ये है वर्टेब्रल कॉलम, इसमें 7 हड्डियां जो है वो सर्वाइकल की होती हैं। किसकी होती हैं? सर्वाइकल। ये कहते हैं ना गले में, गले से थोड़ा नीचे तक सर्वाइकल होता है, सर्वाइकल की हड्डियां होती हैं। और कभी कभी कुछ लोगों को समस्या हो जाती है तो उन्हें यहाँ बड़ा सा पैड लगा दिया जाता है गले में ताकि समस्या ना हो, दर्द ना हो। तो कहते हैं सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, गले में दर्द होता है, 7 हड्डियां हैं। उसके बाद थॉरैसिक की जो है वो 12 हड्डियां होती हैं, लंबर की 5 हड्डियां होती हैं, सैक्रम की 5 हड्डियां होती हैं और कॉक्सिक्स की 4 हड्डियां होती हैं। तो अगर हम टोटल अगर इसे देखें तो कितनी हड्डियां बन रही हैं? 33 हड्डियां आपको मिलेंगी। 7 5 ये पेयर में रहते हैं, 12 और 7 19, 5 24, 29 और 4 33। तो 33 पेयर्स आपको बोन्स यहां पर मिलेंगे। सपोर्ट एवरीथिंग फ्रॉम स्कल टू, इसका काम क्या है? अगर हम बात करें कि वर्टेब्रल कॉलम का काम क्या होता है तो ये नीचे से लेकर ऊपर तक कंप्लीट सपोर्ट करता है। अगर आपकी यही खराब हो जाए तो एक तो ब्रेन का जो कनेक्शन है आपके बॉडी से वो टूट जाएगा, आप पैरालाइज हो जाओगे। तो अगर आपका ये जो हड्डी है रीढ़ की हड्डी, अगर ये गड़बड़ हो जाए, कुछ भी दिक्कत हो जाए तो सीधे सीधे आपके ब्रेन का कनेक्शन बॉडी से डिस्कनेक्ट हो जाएगा और फिर आपकी बॉडी आपके दिमाग के हिसाब से नहीं चलेगी। चलिए आगे चलते हैं। मानव की पसलियां किसके साथ में जुड़ी रहती है? पसलियों की बात करते हैं। तो पसलियां क्या है? ये जो दिख रहा है आपको इसे कहते हैं रिब्स बोन। क्या कहते हैं? रिब्स कहते हैं उसको, इसी को हम पसलियां कहते हैं। अब ये जो पसलियां हैं एक बीच में हड्डी होती है जिसके साथ में ये जुड़ी होती है। तो वो कह रहे हैं उसका नाम क्या? उसका नाम है स्टेरनम। अब ये कहां दिखेगी? ये इसको ध्यान से देखो, दिख रहा है आपको? तो इसमें आप ध्यान से ये वाली हड्डी देखो, तो ये वाली जो हड्डी आपको दिखाई दे रही है इसे ही ग्रीन कलर की, इसे ही हम क्या कहते हैं? इसे ही स्टेरनम कहते हैं। और इसी हड्डी के साथ में पूरी की पूरी आपकी रिब्स पसलियां जुड़ी होती है, काफी ताकतवर होती है। इसका काम क्या है? पहले तो ये क्वेश्चन बन सकता है, तो ये क्या करेगा? इसका काम होता है प्रोटेक्ट द लंग्स एंड हार्ट। तो फेफड़ा और दिल को प्रोटेक्ट करने का काम मुख्य रूप से रिब्स करते हैं। और इनकी संख्या कितनी है? तो एक तो स्टेरनम होगी, और अब देखो रिब्स में कितनी हड्डियां हैं, तो काउंट करना स्टार्ट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहां पर पीछे की तरफ 11 और 12, 2 हड्डियां पीछे की तरफ होती हैं। तो टोटल अगर हड्डियां आप काउंट करोगे ऊपर से लेकर नीचे तक तो आपको 12 पेयर, 12 हड्डियां इधर, 12 हड्डियां उधर। तो टोटल अगर हम रिब्स की बात करें तो कितना हो गया? 24 बोन्स होती हैं या फिर 12 पेयर होते हैं हड्डियों के जो कि रिब्स में रहते हैं। एक स्टेरनम की हड्डी होती है और एक हड्डी देखो इस आगे वाले स्टेरनम से उठकर और पीछे की तरफ, ये देखो कि पीछे यहां पे एक हड्डी होती है ना, यहां पे एक हड्डी होती है, इससे जुड़ी होती है। इस हड्डी को कहते हैं क्लेविकल हड्डी। क्या कहते हैं? क्लेविकल हड्डी। कभी कभी जिम में जाते हैं ना तो ये आगे की तरफ की बोन निकालने के लिए हम लोग बड़ा मेहनत करते हैं कि ये हड्डी दिखने लगे। हड्डी दिखने लगेगी तो लोग समझेंगे नहीं जिम करता है, बड़ा बॉडी शॉडी है। तो ये हड्डी दिखाने के लिए लोग बड़ा मेहनत करते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे क्लेविकल कहते हैं। समझ गए? अभी आगे जाके दिखाऊंगा आपको कि हड्डी कैसी होती है। तो ये आप समझ लीजिए कि किस तरीके से हड्डियां होती हैं। अब इसका काम क्या है? कनेक्ट द रिब्स बाय द कार्टिलेज एंड फॉर्म्स द फ्रंट ऑफ द रिब्स केज एंड दस हेल्पिंग द प्रोटेक्ट द हार्ट, लंग्स एंड द मेजर ब्लड वेसल फ्रॉम द इंजरी। तो ये सभी चीजों को प्रोटेक्ट करता है, इसके अंदर ही सभी चीजें मौजूद होती हैं। इसके अलावा हाउ मेनी पेयर्स ऑफ रिब्स आर देयर इन द ह्यूमन बॉडी? कितने पेयर्स होते हैं? अभी मैंने आपको काउंट करके बताया कितने पेयर्स हैं, 12 पेयर्स हैं इसमें। ठीक है भाई, टोटल कितने होते हैं? 12 पेयर्स होते हैं। अब हम रिब्स के बारे में जरा ध्यान से समझेंगे कि इन रिब्स में क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। तो देखो रिब्स में क्या है, इनके भी टाइप्स होते हैं। क्या टाइप्स होते हैं? जो हड्डियां सीधे सीधे स्टेरनम से जुड़ी हुई हैं इन्हें कहते हैं ट्रू रिब्स, सच्ची हड्डियां। क्या कहते हैं? ट्रू रिब्स और सच्ची हड्डियां। मतलब ये देखो 1 2 3 4 5 6 और 7, ये हड्डियां, ये 7वीं हड्डी भी देखोगे सीधे सीधे किससे जुड़ी हुई है? किससे जुड़ी हुई है? स्टेरनम से जुड़ी हुई है।
दिख रहा है आपको, ये स्टेरनम से जुड़ी हुई है। मतलब कि 7 हड्डियां तो ऐसी हैं जो सीधे सीधे स्टेरनम से जुड़ती हैं, बीच की हड्डी से जुड़ती हैं, लेकिन बाकी की जो 3 हड्डियां हैं ये स्टेरनम से जाकर नहीं जुड़ती है, ये नीचे से निकलती हैं और 7वीं हड्डी मिल जाती हैं। ये भी नीचे से निकलती है, 7वीं हड्डी में मिल जाती है, ये भी नीचे से निकलती है, 7वीं हड्डी से मिल जाती है। मतलब 3 हड्डियां ऐसी हैं जो डायरेक्टली स्टेरनम से नहीं जुड़ती हैं, इन्हें कहते हैं फॉल्स रिब्स, झूठी जो है हड्डियां, इन्हें क्या कहते हैं, फॉल्स रिब्स, और इसे क्या कहते हैं, ट्रू रिब्स। तो आपको क्या पता चला कि ट्रू रिब्स की संख्या कितनी है, 7, और फॉल्स रिब्स की संख्या कितनी है, 2। अब समझ रहे हो। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट चीज है, अभी तो 7 और 3 10 ही हुए, 2 हड्डियां बच गई हैं, 2 पेयर बच गए। 2 पेयर क्या होते हैं, आगे की तरफ नहीं होते हैं, ये पेयर पीछे की तरफ होते हैं। ये देखिए पीछे की तरफ, एक ये हड्डी है, एक ये हड्डी है। तो ये जो 2 पेयर पीछे की तरफ हैं, ये एक्चुअली में जुड़े ही नहीं होते स्टेरनम से, ये एक्चुअली में स्टेरनम से जुड़ के बाहर की तरफ निकले होते हैं, ये तैरते हुए हैं। तो इसीलिए इन 2 हड्डियों को, इन 2 पेयर्स को हम कहते हैं फ्लोटिंग रिब्स। क्या कहते हैं, फ्लोटिंग रिब्स। तो रिब्स भी 3 प्रकार की हैं, ध्यान रखेंगे दोस्तों, ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स और फ्लोटिंग रिब्स। ट्रू रिब्स की संख्या 7 है, फ्लोटिंग रिब्स की संख्या 3 है, और फॉल्स रिब्स की संख्या 3 है, और फ्लोटिंग रिब्स की संख्या कितनी है, 2। टोटल कितनी होगी, 12, और सभी जुड़ी किससे, स्टेरनम से। आगे चलो, तो यही चीज जो मैंने आपको बताई है, इसे पीछे की तरफ से आप देखना चाहोगे तो ये देखो पीछे की तरफ दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको, एक हड्डी ये देखो तैर रही है, किसी से नहीं जुड़ी है, और एक हड्डी यहाँ पे और है जो भी इस तरीके से तैर रही है। तो 2 हड्डियां इस तरीके से तैरती है, पीछे का स्ट्रक्चर है इसका। तो ट्रू रिब्स 1 से लेकर 7 तक होती है, फॉल्स रिब्स 8 से लेकर 10 तक होती है, और फ्लोटिंग रिब्स जो है वो 2 होती है, 10 से लेकर 12। क्लेविकल इन ह्यूमन बॉडी, अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि क्लेविकल इन ह्यूमन बॉडी इज क्लेविकल जो है वो मानव शरीर, हंसली कहते हैं इसको, हंसली। बचपन में बच्चा बहुत रोता था तो मम्मी कहती थी हंसली उखड़ गई है उसकी, चेक करो उसकी कहीं हंसली तो नहीं उखड़ गई है। तो वो वही चीज है। तो कह रहा है कि क्लेविकल इन ह्यूमन बॉडी इज जो ह्यूमन बॉडी में क्लेविकल है वो किस प्रकार की हड्डी है, एक कॉलर बोन है, एक रिब बोन है, एक अपर लिम्ब है, या फिर लोअर लिम्ब बोन है। किस प्रकार की हड्डी के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, क्लेविकल की। तो क्लेविकल मैंने आपको बताया था कि एक कॉलर बोन होती है, और ये कहां पर होती है ये मैं आपको दिखा चुका हूं ऑलरेडी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं अपेंडिकुलर बोन की। अभी तक हमने क्या बात की, एक्सियल बोन की बात की, और एक्सियल बोन में कौन कौन सी हड्डी आती है मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं, पूरी चीजें हैं। हड्डी 2 प्रकार, मानव शरीर में हड्डियों को 2 वर्गों में बांटा गया है। एक है एक्सियल बोन जो एक्सिस पर मौजूद है, और दूसरी है अपेंडिकुलर बोन जो एक्सिस के बाहर की तरफ है। एक्सियल बोन में सर आता है, पीछे का कॉलम जो वर्टेब्राट है वो आता है, और रिब्स आती हैं। ये 3 प्रकार की हड्डियां जो है वो किस में आती हैं, एक्सियल में आती हैं। और बाकी की हड्डियां जिनमें हाथ है, पीछे की तरफ की ये जो हड्डियां, एक इधर पे होती है, एक इधर पे होती है नीचे की तरफ, ये दोनों ही हड्डियां अपेंडिकुलर में आती हैं। अपेंडिकुलर हड्डियों को भी 2 भागों में बांटते हैं, एक होता है मेखला जिसे ग्रडल कहा जाता है, और एक होता है लिम्ब, मतलब जिसे पाद कहा जाता है। लिम्ब में क्या होता है, हाथ और पैर की बात हो रही है। जब हम लिम्ब की बात करते हैं तो इसमें हाथ भी आते हैं और पैर भी आते हैं। तो हाथ और पैर की हड्डियों को क्या कहते हैं, लिम्ब कहते हैं। और एक्सिस से हाथ पैर की हड्डियों को जोड़ने वाले को क्या कहते हैं, गडल कहते हैं, या फिर मेखला कहते हैं। अब ये किस प्रकार की होती हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए, सबसे पहले हम गडल की बात करते हैं। तो गडल में सबसे पहली जो गडल है वो है क्लेविकल, है ना। गडल में जो सबसे पहली गडल है वो क्या है, क्लेविकल। मैंने क्या कहा था आपसे कि जो हड्डी बाकी हिस्से को जोड़ने का काम करती है, तो इसे देखो, ये है स्कैपुला, ये पीछे वाली हड्डी दिख रही है आपको, ये क्या है, ये है स्कैपुला। ये कहां पे होती है, ये पीछे की तरफ, यहां की तरफ होती है स्कैपुला। और ये क्या करती है, हाथ से जुड़ी रहती है। तो अगर स्कैपुला नहीं होगी तो आपके हाथ आपस में कनेक्टेड नहीं होंगे। तो एक स्कैपुला और दूसरी कौन सी है, क्लेविकल। यही जो हड्डी है ये स्टेरनम से निकलकर आपके किसको कनेक्ट करने का काम करती है, आपके लिम्ब को कनेक्ट करने का काम करती है। बात समझ रहे हो। मेखला का क्या काम है, मेखला का काम है कि एक्सिस पे जो हड्डियां हैं उन्हें कनेक्ट करना अपेंडिकुलर की हड्डियों को। ठीक है,
एक्सिस की जो हड्डियां हैं उन्हें किस में कनेक्ट करना, अपेंडिकुलर की हड्डियों को कनेक्ट करना, ये काम किसका है, मेखला का है। तो ये आप देख सकते हैं, एक तो स्कैपुला होती है और क्लेविकल होती है। इसी तरीके से नीचे की तरफ भी एक हड्डी होती है जो पैरों को जोड़ने का काम करती है। तो ऊपर की तरफ की हड्डियां और नीचे की तरफ हड्डियां, इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम गर्डल कहते हैं। ठीक है, ये जो ऊपर की तरफ वाली हड्डियां होती हैं इन्हें कहते हैं पेक्टोरल गर्डल्स, और नीचे वाला जो होता है इसे कहते हैं पेल्विक गर्डल, सीढ़ी मेखला और अंश मेखला। तो सीढ़ी मेखला और अंश मेखला, ऊपर वाला क्या है प्लेविक, नीचे वाला, ऊपर वाला क्या है पेक्टोरल गर्डल्स, और नीचे वाला क्या है पेल्विक गर्डल्स। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे देखिए कह रहा है कि टिबिया बोन इज फाउंड इन विच पार्ट। अब हम बात किससे करेंगे, अब हमने अभी तक सारा का सारा जो क्या क्या पढ़ा हमने, अभी तक हमने एक्सेस पढ़ लिया और गर्डल्स पढ़ लिया। अब हम पैर की बात करेंगे, लिम्ब की बात करेंगे। लिम्ब में कौन कौन सी हड्डियां होती है। तो लिम्ब से क्वेश्चन पूछा जाता है कि टिबिया जो बोन है वो शरीर के किस हिस्से में पाई जाती है, खोपड़ी में, साइड में, लेग में, या फिर माउथ में, कहां पर पाई जाती है। तो मैं टिबिया आपको दिखा देता हूं, ध्यान से देखना ये टिबिया बोन कहां पर है। ठीक है, देखिए अभी हमने लिम्ब के बारे में पढ़ा था, तो मैंने आपको लिम्ब के बारे में क्या बताया कि लिम्ब जो है, दो लिम्ब हैं, हाथ और पैर होते हैं। तो जो फोर लिम्ब और हिंड लिम्ब, फोर लिम्ब मतलब ऊपर वाला हाथ और हिंड लिम्ब मतलब नीचे वाला पैर, ये लगभग दोनों की संख्या लगभग 60 के राउंड होती है। तो लिम्स आर द आर्म्स एंड लेग इन द ह्यूमन बॉडी, फोर लिम्ब आर द वंस दैट आर फाउंड इन द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी दैट इज आर्म्स। तो फोर लिम्ब का मतलब हाथ, ठीक। और हिंड लिम्ब का मतलब क्या होता है, दोज फाउंड इन द लोअर बैक पार्ट ऑफ द बॉडी दैट इज द बॉडी लेग्स, इनको लेग्स को कहते हैं। अब अगर हम बात करें कि ऊपर वाली बात करते हैं, पहले फोरलिम्ब की बात करते हैं, मतलब हाथों की बात करते हैं। तो हाथों में कौन कौन सी हड्डियां हैं और ये कहां कहां से जुड़ी होती हैं। अभी तक मैं आपको स्कैपुला समझा चुका हूं, स्कैपुला ये पीछे वाली हड्डी, ये स्कैपुला है, और ये जो हड्डी है इसे क्या कहते हैं, क्लेविकल। और मैंने आपका कहा था कि क्लेविकल और स्कैपुला से क्या जुड़ा होता है, हाथ जुड़ा होता है। तो हाथ जो सबसे पहला जिस चीज से जुड़ा होता है, ये देखो दिख रहा है आपको, हाथ सबसे पहले जिस चीज से जुड़ा होता है उसे कहते हैं ह्यूमरस, ह्यूमरस की हड्डी। ये वाली हड्डी जो आप बनाते हैं ना, सिक्स पैक, एट पैक, क्या सिक्स पैक तो नीचे बनते हैं, ये जो होता है ना बॉडी बनाते हैं, ये ह्यूमरस हड्डी होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि हाथ की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है, तो वो ह्यूमरस ही होती है। इसके बाद आगे आते हैं, तो यहां पे दो हड्डियां होती हैं, एक पीछे की तरफ और एक आगे की तरफ। जो आगे की तरफ की हड्डी है उसे हम रेडियस कहते हैं, और जो पीछे की तरफ हड्डी उसे हम उल्ना कहते हैं। तो दो हड्डियां यहां पे हो गई। इसके बाद आते हैं हम हाथों पे, किस पे आते हैं, हाथों पे आते हैं। तो देखो एक तो बीच की हड्डी है ना, और एक जो हड्डी है ये अंगूठों में है। तो देखिए अंगूठों में तीन तीन पोटरे होते हैं, एक दो तीन, एक दो तीन आते हैं ना, और तीनों की तीनों अलग अलग सेपरेट हड्डियां होती हैं। तो ये जो ऊपर वाली हड्डियां हैं, तीन तीन हड्डियां, इन्हें कहते हैं फ्लैजेंजेस। क्या कहते हैं, उंगलियों को फ्लैजेंजेस, फ्लैंजेस, फैलेंजेस कहते हैं इनको। तो एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन, तीन तीन हड्डियां होती हैं इसमें। ठीक है, इसके अलावा ये जो पार्ट है, आप अगर ठीक से हथेली को देखोगे तो आपको ये गद्दी दिखती है, लेकिन इस गद्दी के अंदर भी एक एक हड्डियां ऐसी गई हुई हैं। ठीक है, एक हड्डियां ऐसे गई हुई हैं। तो ये वाला जो पार्ट है इसे कहते हैं मेटाकार्पल्स। क्या कहते हैं, मेटाकार्पल। कितनी मेटाकार्पल की हड्डी होंगी, एक इसके लिए, एक इसके लिए, एक इसके लिए, एक इसके लिए, चार, एक इसके लिए पांच। तो मेटाकार्पल्स हड्डियां कितनी है, एक दो तीन चार, और सॉरी ये तो वैसी नॉर्मली जुड़ी हुई है, तो इसमें कोई मेटाकार्पल्स नहीं बनेगा, तो ये हड्डी अलग होती है, लेकिन चार मेटाकार्पल्स होंगे। इसके अलावा यहां पे देखोगे तो यहां पे भी बहुत सारी हड्डियां आपस में जुड़ी होती है, जिन्हें क्या कहते हैं, कार्पल्स कहते हैं। तो यहां पे तो हो गई ह्यूमरस, ये वाली हड्डी दो है, रेडियस और उल्ना, यहां पे कार्पल्स होता है। ये जो बीच की जो गद्दी है हमारी, ये किसकी है ना, ये किसकी है, मेटाकार्पल्स की, और जो उंगलियां हैं वो किसकी हैं, फ्लैंजेस की। ठीक है, तो ये टोटल हमारे हाथ का स्ट्रक्चर हो गया। एक राइट और लेफ्ट दोनों बराबर ही बराबर होंगे, लगभग लगभग 30 हड्डियां होती है। अब इनमें अगर देखोगे तो जो द बोन प्रेजेंट इन द फोरलिम्स आर द स्कैपुला, स्कैपुला इसी का भाग होता है, ये जो स्कैपुला की हड्डी है वो इसी का भाग होता है। ह्यूमरस, रेडियस, उल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स एंड द फ्लैंजेस। तो ये सारी की सारी हड्डियां किसकी होती हैं, इसी की भाग होती है। Humerus is the single bone present in the upper arm, and the ulna and radius are the two paired bone. Ulna lies medially and the radius lies laterally. एक रेडियली होता है और एक लेटरली होता है। चलिए, द बोन प्रेजेंट इन द हिंड लिम्ब। अब हम बात करते हैं पैर की।
अभी तक हमने क्या बताया, हाथ की हड्डियां, अब हम बात करते हैं पैर की। तो पैर में कौन कौन सी हड्डियां होती हैं? तो यहां तक मैंने आपको समझा दिया था कि ये इलियम है, पर ये नहीं बताया था मैंने। इसके अलावा ये वही वाला पार्ट है, मेखला वाला पार्ट है, फिर कॉक्सियल बोन आती है और सैक्रम बोन आती है, ये सैक्रम वाली बोन है, ठीक है। यहाँ पे प्यूबिस हड्डी होती है बीच में, और साथ में ईशियम की हड्डी होती है। ये सारी हड्डियां होती हैं जो कि नीचे वाले मेखला में होती है। अब हम बात करते हैं पैर की। तो पैर की सबसे मजबूत हड्डी हमारी बॉडी की वो कौन सी है? हाथी की तरह ही है, वो है फीमर हड्डी, ठीक है। कौन सी होती है? फीमर हड्डी। सबसे पूछा जाए कि मजबूत हड्डी कौन सी है, तो फीमर ही होती है। अब आपने घुटना सुना होगा, घुटनों का ऑपरेशन हो रहा है, घुटने टूट गए, ये हो गया वो हो गया, तो वो बीच में एक गोलाकार हड्डी होती है, ठीक है। तो कहते हैं कि बीच में एक गोलाकार हड्डी है, इस गोलाकार हड्डी को क्या कहते हैं? पटेला। बीच में एक गोलाकार हड्डी होती है, जो घुटना हम कहते हैं उसे हम क्या कहते हैं? पैटला। इसके अलावा आगे वाली हड्डी और पीछे वाली हड्डी, पैर में भी दो हड्डियां हाथ की तरह। अब पैर की जो हड्डी है मोटी वाली वो होती है टीबिया, आगे की तरफ जो होती है वो होती है टीबिया, और जो पीछे की तरफ होती है उसे कहते हैं फिब्यूला। फिर हम जैसे हाथों में, उसी तरीके से पैरों में भी है, ऊपर वाला भाग टार्सल, फिर मेटाटार्सल और फ्लेंजेस, वही सेम टू सेम स्ट्रक्चर जैसे हाथों में वही पैरों में भी है। तो सेम टू सेम हाथ और पैर की हड्डियों का स्ट्रक्चर बस सेम ही सेम है, बस क्या थोड़ा सा नाम अलग अलग है, ठीक है। और ये पढ़ते चलना है, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ बता रहा हूं उसका मतलब है कि ऐसा ही है, मतलब लाइक बताने की बात खत्म हो जाएगी, सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लेग बोन ऑफ ह्यूमन? वो कह रहा है कि इनमें से कौन सी हड्डी जो है हमारे बोन्स की हड्डी नहीं है। तो मैंने आपको क्या क्या बताया? पैर की हड्डियों के बारे में बताया, सबसे मोटी हड्डी फीमर, फिर टीबिया आ जाएगी नीचे की तरफ, बताया कि नहीं बताया? तो यहाँ पे देखो टीबिया ऑलरेडी लिखी हुई है, दिस इज द राइट आंसर, है ना। वही टार्सल, मेटाटार्सल और फ्लेंजेस, वही की वही बात आ गई। फीमर हड्डी, ह्यूमरस हड्डी और ट्यूबुलर हड्डी, ये तीनों की तीनों हड्डियां हाथ की होती हैं, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? टीबिया। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मानव में एक वॉल और सॉकेट जॉइंट का एक उदाहरण होता है? नए टॉपिक की तरफ है, मैंने हड्डियों का सारा डिस्कस कर लिया कि बॉडी में कौन कौन सी हड्डियां कहाँ कहाँ पे मौजूद होती हैं। अब हम बात करेंगे सीधे सीधे किस चीज की? जॉइंट की बात होती है कि हड्डियां आपस में जुड़ी कैसे है ना। क्या चपकी हैं क्या सारी हड्डियां? अगर चपकी नहीं है तो कोई तो ऐसा कारण होगा जिसके कारण एक हड्डी दूसरी हड्डी से कनेक्टेड है, दूसरी हड्डी तीसरी हड्डी से कनेक्टेड है। सारी सारी हड्डियां किस तरीके से आपस में कनेक्टेड हैं? और क्या सारी हड्डी कनेक्टेड है? कभी कभी मैं अपने जो है गर्दन को ऐसे ऐसे घुमा सकते हैं, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि जरा बताओ मुझे कि ये कमर जो है आप गर्दन की तरह घुमा सकते हो, तो आप नहीं घुमा सकते, वहां पे अलग अलग तरीके का ज्वाइंट है, यहाँ पे अलग तरीके का ज्वाइंट है। आप ऐसे कहो कि ये जो इधर हो जाए तो पॉसिबल नहीं है। आपका पैर जो है आगे पीछे होता है, इस तरीके से पैर हो सकता है, लेकिन आप कहो कि गर्दन भी आगे पीछे हो जाए तो पॉसिबल नहीं। तो कहने का मतलब हर तरीके के कनेक्शंस अलग अलग हैं। तो वो कह रहा है कि बाल और सॉकेट ज्वाइंट का कौन सा उदाहरण है? अभी मैं पहले समझाऊंगा कि बॉल सॉकेट कहां पर होता है, फिर हम इस क्वेश्चन पे आएंगे दोबारा से। चलिए, तो पहले हम ज्वाइंट के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके के ज्वाइंट्स होते हैं और उनमें वो कहां कहां पर मौजूद होते हैं। देखो, सबसे पहला ज्वाइंट आपको जो याद रखना है वो है बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। बॉल और सॉकेट ज्वाइंट कैसा होता है? जैसे आपने देखा होगा बॉल होती है, उस बॉल में तीन चीजें निकाल दो, वो घूमती रहती है ना। बॉल क्या करती है? घूमती रहती है। कुछ इसी तरीके का हमारा हाथ भी, देखो पूरा घूम रहा है। क्यों पूरा घूम रहा है? क्योंकि यहां पर एक बॉल लगी है और उस बॉल में ये हाथ जुड़ा हुआ है और बॉल आपस में घूम जाती है। तो बॉल और सॉकेट ज्वाइंट से हमारे क्या जुड़ा होता है? कंधा जुड़ा होता है। क्या जुड़ा होता है? कंधा जुड़ा होता है बॉल और सॉकेट ज्वाइंट से। ये वाला कंधा भी वहीं से जुड़ा होता है, ये वाला कंधा भी वहीं से जुड़ा होता है। आगे देखो, पाइवेट ज्वाइंट। पाइवेट ज्वाइंट क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये कोई चीज है, इसके अंदर छोटा सा छेद करके हम यहाँ पे कोई चीज को आपस में जोड़ते हैं। अब ये घूमेगा ऐसे करके, है ना, ये आपस में ऐसे करके क्या हो सकता है? घूम सकता है। जैसे गर्दन हमारी घूम रही है, तो गर्दन से क्या है कि गर्दन एक चीज में कनेक्टेड है और ऐसे ऐसे घूम रहा है। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं पाइवेट ज्वाइंट। क्या कहते हैं? पाइवेट ज्वाइंट। तो गर्दन में हमारे पाइवेट ज्वाइंट होता है और साथ साथ में ये कंधे में हमारे बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट होता है। तीसरा देखो, यहां पर यह है हिंज ज्वाइंट। हिंज ज्वाइंट क्या होता है? हिंज ज्वाइंट का मतलब यह है कि एक बीच में थोड़ी सी हड्डी और आपस में एक हड्डियां, ये आपस में ऊपर नीचे हो सकती हैं क्योंकि ये आपस में जुड़े हुए कनेक्टेड है। एक और पिक्चर दिखाता हूं, इसमें थोड़ा आपको और आइडिया लगेगा। ये ऐसे समझो, ठीक है। बॉल सॉकेट मैंने बता दिया आपको। हिंज ज्वाइंट ये देखिए, ये दिख रहा है आपको?
ये इस तरीके का होता है, जैसे आप किसी स्ट्रक्चर में से फंसा दोगे तो ये क्या करेगा, हाँ, ये क्या करेगा, ये घूमेगा, ये वाला जो पार्ट है ये आगे पीछे घूम सकता है, ये ऐसे घूम सकता है, लेकिन ये फिक्स रहेगा। कुछ ऐसे हाथ में भी है, ये अगर आप इसे पकड़ लोगे तो ये तो घूम सकता है लेकिन हाथ नहीं घूम सकता, समझ नहीं समझ रहे हो, तो यानी कि ये फिक्स है, ये केवल ऐसे ऊपर नीचे घूम सकता है, उसकी भी एक लिमिट है, ऐसा नहीं कुछ नहीं घुमा दो। तो ऐसे ही ये जो हिंज जॉइंट होता है जो एल्बो में होता है वो कुछ इसी तरीके का होता है, इसमें थोड़ा सा वो घूम सकता है, ठीक है। तो ये हिंज जॉइंट हो गया, बॉल सॉकेट मैंने बता दिया आपको। अब आता है पाइपेट जॉइंट, वो भी मैंने बता दिया। और एक होता है ग्लाइंडिंग जॉइंट जिसे हम कार्पल्स में कहते हैं, आगे पीछे हो सकता है, इसे एलिप्सॉइडल जॉइंट भी कहते हैं। तो एलिप्सॉइडल जॉइंट कह लो या फिर ग्लाइंडिंग जॉइंट कह दो, एक ही है, जो कार्पल्स में होता है आगे पीछे घूम ऐसे ऐसे आगे पीछे करने के लिए, ठीक है। तो इतने प्रकार के जॉइंट हैं जिनके बारे में मुझे आपको बताना था, मैंने मोस्टली बता दिए। चलो अब हम वापस उसी क्वेश्चन पे अगर आए तो क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि एक बाल और सॉकेट जॉइंट का उदाहरण है। तो बॉल सॉकेट मैंने क्या बताया था आपको, ये कंधा वाला है ना, तो गर्दन का कमर का जोड़ है नहीं, उंगली का जोड़ नहीं, गर्दन का जोड़ नहीं, ये कलाई का जोड़, जो कलाई का जोड़ होता है वो भी इतने बॉल सॉकेट का जॉइंट होता है। तो ए इज द राइट आंसर। घुटनों का जोड़ किस प्रकार का होता है, तो घुटनों का जोड़ भी किस प्रकार का है, नीचे वाले जो घुटने हैं वो इसी तरीके का है, ये वाला भाई जैसा ये वाला है वैसा ही घुटनों का भी है। अब इस वाले में क्या था, मैंने आपको क्या बताया था, है ना, इस वाले में मैंने आपको क्या बताया था, हिंज जॉइंट, उसी तरीके का ये भी होता है। तो ये हिंज जॉइंट है, ठीक है। ये हिंदी में गलत लिखा हुआ है लेकिन इसको चेक कर लेना, ये हिंज जॉइंट है। चलिए अब हम बात करते हैं डिसीजेज ऑफ बोन्स की। डिसीजेज ऑफ बोन्स, हड्डियों की बीमारी। मैंने अभी आपको बताया कि हड्डियां जो है वो मुख्य रूप से कैल्शियम और फास्फोरस की बनी होती है। इसी की बनी होती है हड्डियां, हड्डियां जो है मुख्य रूप से कैल्शियम और फास्फोरस की बनी होती हैं। और जब बॉडी में कैल्शियम और फास्फोरस की कमी हो जाए या अधिकता हो जाए तो हमें बीमारी होती है। कौन सी बीमारी होती है, तो सबसे पहले आपको बीमारी, दो ही बीमारी मैं आपको बता रहा हूँ, एक बीमारी का नाम है, मैं तीनों बीमारी बता देता हूँ। एक बीमारी का नाम है ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस। दूसरी बीमारी होती है ऑस्टियोमेलासिस, और तीसरी बीमारी होती है रिकेट्स। ये तीनों ही बीमारियां कैल्शियम की अधिकता से, कैल्शियम की कमी से, ये विटामिन डी की कमी से, रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है बच्चों में। ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोमेलासिस भी बीमारी विटामिन डी और कैल्शियम की कमी या ज्यादा से होती है। ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है, हड्डी खोखली हो जाती है। कहां पे देखोगे आप, ये देखो, ये तो ऑस्टियोमेलेशिया है, ये चल क्यों नहीं रहा है, अब इसको देखो, ये आप देखिए ऑस्टियोपोरोटिक है, हड्डी दिख रहा है आपको, खोखली खोखली आपको दिखाई दे रही होगी, पूरी की पूरी हड्डी एकदम खोखली दिख रही है, नॉर्मल है। इस तरफ देखोगे तो ये नॉर्मल है, और ये जो है वो ऑस्टियोपोरोसिस है। तो ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है, हड्डी के अंदर का जो मैट्रिक्स है वो काफी ज्यादा खोखला हो जाता है, उसे हम कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। और ऑस्टियोमेलासिस में क्या होता है कि उनके बीच में काफी ज्यादा होल्स हो जाते हैं, वो थोड़ा सा लचीला हो जाता है। तो जब बॉडी लचीली हो जाए तो उसे कहते हैं ऑस्टियोमेलासिस, और जब हड्डी में बीच में बहुत ज्यादा खाली स्थान हो जाए तो उसे कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। तो ये दो प्रकार की बीमारियां, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमेलासिस, कैल्शियम की कमी या कैल्शियम के ज्यादा होने से होती हैं। और रिकेट जो बीमारी है वो विटामिन डी की वजह से होती है। ये भी आपको याद रखना, तो तीन बीमारी आपको याद रखनी है, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछा गया, अब ये हड्डियां, जो हड्डी है वो हड्डियां आपस में हड्डी से जुड़ती हैं, और हड्डियां जो है मसल से जुड़ती हैं, तो उनके कनेक्शन को भी एक तरीके का एक फाइबरस कार्टिलेज होता है, उसका नाम होता है। अब वो कह रहे हैं कि जो हड्डी को मांसपेशी से जोड़ता है उसे क्या कहते हैं, और जो हड्डी को हड्डी से जोड़ता है उसे क्या कहते हैं। तो हड्डी को मांसपेशी से जोड़ने को हम टेंडन कहते हैं, और हड्डी को हड्डी से जोड़ने को हम लिगामेंट कहते हैं। बस यही चीज आपको याद रखनी है, ठीक है भाई, टेंडन और लिगामेंट। द बॉडी हैज द स्ट्रॉन्गेस्ट बोन, कुछ क्वेश्चन इनको भी करते चलते हैं हम सर। तो आपको बताने कि सबसे, एक मिनट रुकना दोस्तों।
तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो यही है कि कनेक्ट बोन मसल्स टू ईच अदर। देखिए यहाँ पे एक नया टॉपिक स्टार्ट हो गया। इस टॉपिक में दो चीजें हैं कि आप, जैसे अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने ये पढ़ा कि ये हड्डी जो एक्सेस हड्डी है, वो जो लिम्ब की हड्डी, उनको जोड़ने के लिए हड्डियां बनी हैं। लेकिन हड्डी जब हड्डी से जुड़ती है और हड्डी जब मांसपेशी से जुड़ती है, तो उसके लिए भी दो टर्म आपको याद रखने पड़ेंगे। इन टर्म में एक आता है लिगामेंट और एक आता है टेंडन। अब ये लिगामेंट और टेंडन क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा, जरा देखते चलना, ठीक है। ऐसे दिख रहा है आपको प्रॉपरली? चलो यहां से चलते हैं। देखो यार, अब जरा इसे ध्यान से देखो। ये है हमारी मांसपेशी, मांसपेशी मतलब जो मांस है, और ये है हमारी हड्डी, ठीक है। हाँ, तो ये है हमारी हड्डी और ये है हमारी मांसपेशी। ये मांसपेशी यहां पे जाके खत्म हो गई, लेकिन ये हड्डी से चिपकी हुई है। तो हड्डी और मांसपेशी के बीच में ये जो बीच में मैट्रिक्स वाला भाग है, जो लचीला भाग है, जो फाइब्रस भाग है, इसे हम कहते हैं टेंडन, जिसका काम क्या होता है, मांसपेशी को किससे जोड़ के रखना, हड्डी से जोड़ के रखना। तो मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने का काम टेंडन करता है। अब ध्यान देना दूसरी चीज, ये भी एक हड्डी है और ये भी एक हड्डी है और ये भी एक हड्डी है। तो इस हड्डी को इस हड्डी से जोड़ने के लिए बीच में यहां पे भी आपको एक व्हाइट कलर का मैट्रिक्स दिख रहा होगा। तो ये जो व्हाइट कलर का मैट्रिक्स है, जो हड्डी को हड्डी से जोड़ रहा है, इसे कहते हैं लिगामेंट। और ये जो मैट्रिक्स है जो हड्डी को मांसपेशी से जोड़ रहा है, उसे कहते हैं हम टेंडन। तो टेंडन और लिगामेंट में बस यही आपको याद रखना है कि भाई हड्डी से हड्डी को जोड़ेगा तो हम लिगामेंट कहेंगे, हड्डी को मांसपेशी जोड़ेगा तो हम टेंडन कहेंगे। अंतर क्या है, जो टेंडन होता है वो टफ होता है और नॉन फ्लेक्सिबल होता है। मतलब ये जो पार्ट है ये एक तो काफी टफ होगा और फ्लेक्सिबल ज्यादा नहीं होता है। दूसरी चीज, जबकि लिगामेंट फ्लेक्सिबल भी होता है, इलास्टिक भी होता है। इट ज्वाइन मसल्स टू बोन, ठीक है भाई, ये तो बता चुके हैं। इट इज फॉर्म्ड ऑफ वाइड फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू एंड फाइब्रोब्लास्ट आर अरेंज्ड इन अ रो। एक रो में फाइब्रोब्लास्ट टिश्यू अरेंज होती हैं, कनेक्टिव टिश्यू अरेंज होती हैं, और फिर वहां से टेंडन का निर्माण होता है। जबकि जो लिगामेंट होता है, द फॉर्म ऑफ येलो फाइब्रस टिश्यू एंड फाइब्रोब्लास्ट आर स्कैटर्ड इन द मैट्रिक्स। अलग अलग तरीके से उलझे हुए मैट्रिक्स के फॉर्म में ये बनता है। तो ये डिफरेंस है टेंडन में और लिगामेंट में, ठीक है। समझ में आ गई बात? तो इतना ही थी, इतनी बात है जो आपको समझानी थी इसमें, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी क्वेश्चन और है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए कि इनमें से सबसे ज्यादा हार्डेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट बोन कौन सी होती है। तो स्ट्रॉन्गेस्ट जो बोन है हमारी बॉडी के अंदर, वो कौन सी हो जाएगी, जबड़े के अंदर। जबड़े के अंदर तो हार्डेस्ट हो जाएगी। हार्डेस्ट नहीं पूछा है उसने, उसने क्या पूछा है, स्ट्रॉन्गेस्ट पूछा है। तो स्ट्रॉन्गेस्ट थाई में हो जाएगी। क्या नाम है इसका, फीमर। फीमर। अब यहां से कुछ क्वेश्चन बनते हैं, वो भी मैं आपको चलो बताता चल रहा हूं। क्या क्या क्वेश्चन बनता है, जरा ध्यान देना। क्वेश्चन पूछा जाता है, यार बड़ा बड़ा हो गया भाई। क्वेश्चन पूछा जाता है, हार्डेस्ट बोन ऑफ द बॉडी। थोड़ा जुकाम है हमको, दिक्कत हो रही है। हार्डेस्ट बोन ऑफ द बॉडी, तो ये हो जाता है मैंडिबल। क्या हो जाएगा, मैंडिबल। कहां पे है, जबड़े में। उसके बाद पूछा जाता है स्मॉलेस्ट बोन इन द बॉडी। स्मॉलेस्ट बोन इन द बॉडी, तो कान की हड्डी होती है स्टेपी, ये सबसे छोटी हड्डी है, ठीक है। इसके अलावा पूछा जाता है स्ट्रॉन्गेस्ट बोन इन द बॉडी। स्ट्रॉन्गेस्ट बोन इन द बॉडी, तो क्या हो जाएगा हमारा भाई, फीमर हो जाएगा। तो ये भी आपको याद रखना है साथ साथ में। फीमर, स्टेपी और मैंडिबल तीनों इंपॉर्टेंट है। जबड़े की इसकी यहाँ की हड्डी का कहते हैं क्रैनियल कहते हैं, ठीक है। चलो आगे देखो, आगे कोई क्वेश्चन पूछा गया, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है। तो लंबी ऑलरेडी बता चुके हैं, फीमर हड्डी सबसे लंबी होती है, इसी को याद रखना। आगे चलो, द फुट बोन, एक मिनट। चलिए एक ये क्वेश्चन देख लीजिए।
तो क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से किस एक जीव में पसलियों की संख्या सबसे अधिक होती है? किस जीव में पसलियों की संख्या सबसे अधिक होती है? मगरमच्छ में होती है, सांप में होती है, मत्स्य में होती है, या उड्डयन स्तनपायी में होती है? तो आप सबको पता है इसका आंसर। इस पिक्चर को जरा ध्यान से देखो, दिख रहा है आपको? इस पिक्चर को देखते हुए आपको लग गया होगा कि कितनी ज्यादा संख्या है, और ये सारी की सारी संख्या किसकी है? हड्डियों की संख्या है, और ये सांप की ही हड्डियां होती है। इतनी सारी हड्डियां होने के कारण ही सांप जो है मुड़ता ना, कि कहते हैं लेफ्ट हैंड से पकड़ लो, ऐसे पकड़ लो तो मुड़ नहीं पाता, वो हड्डियों के कारण ही है। तो सबसे ज्यादा जो रिप्स हड्डियां हैं वो किसमें पाई जाती हैं? सांप में ही पाई जाती हैं, याद रखना ये चीज, ठीक है? सो सांप एक ऐसा जीव है जिसमें सबसे ज्यादा रिप्स बोन्स पाई जाती है, ठीक है भाई? सो गाइज ये था जो आज का चैप्टर जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। अब इसी तरीके की जो थ्योरेटिकल चैप्टर्स हैं, थ्योरेटिकल टॉपिक्स हैं, उनको प्रॉपरली पढ़ने के लिए, अभी क्या है, मैंने 2 चैप्टर पढ़ा दिया आपको शॉर्ट शॉर्ट में कि चलो ठीक है, ये है, ये है, ये है। लेकिन अगर आपको पूरा सिलेबस पढ़ना है जिसमें लगभग 20-25 चैप्टर होंगे हर टॉपिक में, हर तरीके से, तो फिर आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। इसके फायदे ये हैं, एक तो बैच बहुत लंबा होता है, 9 महीने का बैच होता है, सारे एजुकेटर्स में इन्वॉल्व होते हैं, ये सब इसके फायदे होते हैं। अनअकैडमी पर एक और फायदा है कि जब आप मान लीजिए आपको कोई डाउट होता भी, तो मैं कि अपनी तरफ से सारी चीजें समझा दी, अगर आपको बीच में कोई डाउट रहा होगा तो आप मुझसे नहीं पूछ सकते, बल्कि कमेंट ही कर सकते हैं, कमेंट में देखूंगा तो आंसर करूंगा। लेकिन अनअकैडमी पर आप इंस्टेंट आपको जो है वो किसी भी डाउट का तुरंत तुरंत उसे रिजॉल्व किया जा सकता है अगर आप यूज करते हैं रेज हैंड फीचर। तो ये उन बच्चों के लिए है जिन्होंने अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले रखा है। तो सब्सक्रिप्शन लेने का ये फायदा है कि आप ड्यूरिंग द क्लास आप अपना रेज हैंड कर सकते हैं, और रेज हैंड करने के बाद एजुकेटर उसे पिक करेगा और आपको इनवाइट करेगा, फिर आप उससे डायरेक्टली बातचीत कर सकते हैं। ये भी एक बहुत ही अमेजिंग फीचर है। अगर आपको लगता है कि कोई भी कंटेंट इनअप्रोप्रिएट है तो आप उसे रिपोर्ट कर सकते हैं और प्राइज विन कर सकते हैं। इसके साथ साथ में अभी एक ऑफर चल रहा है, अनअकैडमी पर इंस्टेंट 15% का डिस्काउंट मिल रहा है आपको, है ना? ये प्राइस काफी कम हो जा रहे हैं, तो लोअर सब्सक्रिप्शन प्राइस डिस्काउंट चल रहा है, और ये आपका वैलिड जो है वो कुछ ही दिनों के लिए वैलिड है, तो आप जरूर अवेल कर सकते हैं। प्राइजेस क्या है? अभी जो प्राइजेस चल रहे हैं उसमें अगर आप देखोगे तो 1 महीने का प्राइस 1033 रुपए, जो कि पहले 1350 था। इसी तरह 2 साल का जो प्राइस है वो 7800 रुपए, जो पहले 7800 रुपए था, अभी वो प्राइस 5967 रुपए हो गया है। इसके साथ साथ में आपको 10% का और डिस्काउंट मिलेगा अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं योगेंद्र। इस कोड से आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, और अगर आपके पास में कॉइन्स है तो 10% का और डिस्काउंट मिल जाएगा कॉइन से। तो देख सकते हैं, आप काउंट करोगे तो 15, 10, 25, 10, 35% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल रहा है। तो बहुत ही अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है, इसका लाभ उठाएं, सब्सक्रिप्शन आज ही लें, और अपनी बहुत सारे पैसे बचाएं। कम से कम यहाँ पे आप देखोगे तो 2-2.5-3 हजार रुपए का फायदा हो रहा है अभी आपको, अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो। हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को, गुड इवनिंग सभी को, वंस अगेन आपका स्वागत है। देखिए, जिस तरीके से एग्जाम्स चल रहे हैं उन हिसाब से एक चीज़ कंफर्म है कि आपको थ्योरी आपको पता होनी चाहिए, आपको बेसिक्स पता होनी चाहिए कि वो कैसा होता है। जब भी मैं क्वेश्चंस कराता हूँ तो बच्चों को ज़्यादा मज़ा एमसीक्यू में आता है ना? तो मेरी मजबूरी पड़ जाती है एमसीक्यू कराना। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपको थ्योरी नहीं पता तो आप लाख एमसीक्यू कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसलिए थ्योरी जानना बहुत ज़रूरी है। लेकिन समस्या है कि जब भी मैं थ्योरी के लेक्चर्स डालता हूँ, थ्योरी की वीडियोस डालता हूँ, बच्चे देखते ही नहीं है उसको, और ये बड़ी प्रॉब्लम है। और यही कारण है कि आज जो है, जो पुराने लोग हैं, जो पुराने बच्चे हैं जिन्होंने थ्योरी पढ़ रखी है, उनके तो बहुत अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। लेकिन नए बच्चे बहुत समय से ऑनलाइन तैयारी कर रहे हैं, पूरा दिन ही वो ऑनलाइन देते हैं, लेकिन उनका एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा। रीजन यही है क्योंकि उन्होंने पूरे समय पे एमसीक्यू कर रखी है, डाइजेस्टिव सिस्टम के एमसीक्यू कर रखे हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम के एमसीक्यू कर रखे हैं। कोई भी टॉपिक आप बोलो, उन्हें एमसीक्यू उनका पता है। लेकिन अगर आप उनसे थ्योरी पूछ लो कि भैया ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो उन्हें नहीं पता है, क्योंकि उन्होंने रट रखे सारे क्वेश्चन। ये बड़ी प्रॉब्लम है, ये बड़ी प्रॉब्लम है ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम की, जहां पर बड़ी प्रॉब्लम यही हो जाती है कि हम बच्चों को भी नहीं समझा पाते हैं कि भाई तुम्हें ऑनलाइन से जो एमसीक्यू जो फॉर्मेट है उससे उतना बेनिफिट नहीं होता जब तक आपने पढ़ नहीं रखा है। जिन लोगों ने पढ़ रखा है उनके लिए एमसीक्यू सबसे बढ़िया है। जिन लोगों ने एक बार बेसिक पढ़ रखा है उनके लिए तो एक तरह से ये समझ लीजिए कि सबसे बढ़िया फॉर्मेट है एमसीक्यू वाला। लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ रखा, उन्हें कुछ समझ में नहीं आएगा, चाहे वो 1000 एमसीक्यू कर लें। तो मैं हमेशा बोलता रहता हूँ कि भैया आप थोड़ा बहुत बाकी चीजें भी पढ़िए, थोड़ा बहुत बाकी चीजें समझिए। लेकिन वही बात है कि हम चाहे जितना बोल लें, जब तक आप नहीं उस चीज को
बहुत ही सीरियसली लेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो आज मैं जो आपको टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ वो कौन सा टॉपिक है, डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव मतलब पाचन तंत्र, पाचन तंत्र से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, हम सभी चीजें जानेंगे। अब पाचन तंत्र की अगर हम बात करें तो पाचन तंत्र में सभी चीजों के बारे में पता होना चाहिए आपको कि एंजाइम का क्या रोल होता है। एंजाइम मतलब समझ रहे हो ना, एंजाइम का मतलब होता है जो हम लोग जब भी हम भोजन करते हैं, कोई भी चीज करते हैं तो उसमें जो हम एंजाइम खाते हैं, जो एंजाइम निकलते हैं हमारी बॉडी से, उनका क्या रोल है, कौन सी भाग से कौन से एंजाइम निकलते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा जो है वो एक क्वेश्चन और बनता है कि पाचन के कौन कौन से अंग होते हैं। पाचन के अंग आप समझ रहे हो, पाचन के अंग ऊपर मुंह से स्टार्ट होता है, दांतों के बारे में पूछा जाता है, राइट। उसके बाद नीचे जाती है इसोफेगस में क्या क्या चीज निकलती है, इसके बारे में पूछा जाता है। उसके बाद आगे चलता है तो कौन कौन सी बीमारियां वगैरह होती हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। डाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आपको डाइजेशन से देखने को मिल जाएंगे। बात समझ में आ गई। तो जो चीज मैं बताना चाह रहा था, जो चीज मैं कहना चाह रहा था, वो चीज भी आप समझ गए होंगे कि एंजाइम या कोई भी टॉपिक अगर आपको पता है तो उसे आप पूरा देखिए। एक बार आपने देख लिया, दोबारा चाहे 1000 एमसीक्यू आपसे पूछ लें, आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। और ये टॉपिक भी ऐसा ही है, आज मैं आपको पढ़ा दूंगा, इससे आप चाहे 1000 एमसीक्यू कर लीजिएगा, 1000 एमसीक्यू आपसे पूछ लिए जाएं, लेकिन आपको सारे क्वेश्चन आ जाएंगे क्योंकि मैं डिटेल में समझाऊंगा। देखिए यहाँ पे एक पिक्चर ही बना हुआ है जिसमें जो है खाना ऊपर से नीचे तक जा रहा है, ऊपर से आ रहा है, फिर पेट में हो रहा है, फिर आगे जा रहा है, फिर छोटी आंत में होते हुए बड़ी आंत में होते हुए बाहर निकल जा रहा है, राइट। बस खाना भी कुछ ऐसा ही है ना। तो पाचन तंत्र भी कुछ ऐसा ही है। तो पाचन तंत्र की शुरुआत करते हैं, सबसे पहली चीज, राइट। तो पहली और मुख्य चीज तो ये है कि जब भी हम बात करते हैं पाचन की, तो इसमें कौन कौन से भाग आते हैं, कहाँ से ये चीज स्टार्ट होती है, हम सभी चीजों के बारे में जानेंगे, सभी चीजों के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक स्टेप ऑफ डाइजेशन। स्टेप ऑफ डाइजेशन का मतलब क्या होता है कि पाचन के कितने अंग हैं। अंग का मतलब क्या है, अंग स्टेप्स का मतलब क्या है कि सबसे पहले क्या चीज होती है। तो सबसे पहले आता है इंजेशन। नाउ व्हाट इज इंजेशन? इंजेशन का मतलब अंतःग्रहण, मतलब किसी चीज को लेना, किसी चीज को खाना। तो जब भी हम कोई चीज खाते हैं तो उसमें पार्टिसिपेट किन चीजों का है, हमारी जीभ का है, राइट, हमारे दांतों का पार्टिसिपेशन। इस प्रोसेस को फिर दांत चबाते हैं, फिर सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा निकलता है। तो इसको क्या कहते हैं? इसे हम इंजेशन कहते हैं, इसे हम अंतःग्रहण कहते हैं। तो हमारा जो मुंह है वो इंजेशन का भाग होता है, राइट। इंजेशन हम कहां से करते हैं, अंतःग्रहण कहां से करते हैं, हम मुंह से करते हैं। आगे जाता है डाइजेशन। अब ये जो डाइजेशन है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि डाइजेशन कहां से स्टार्ट होता है। तो मैं आपको बता दूं कि जब से हम खाना लेते हैं, डाइजेशन वहीं से स्टार्ट हो जाता है। मतलब अगर मैं आपसे कहूं कि डाइजेशन कहां से शुरुआत कहां से होती है, तो आप कहोगे सर मुंह से शुरुआत होती है डाइजेशन की, ये यहां से शुरुआत होती है। और मैं आपसे कहूंगी कहां से इसका समापन होता है, कहां पे ये समाप्त हो जाता है, तो आप कहोगे सर छोटी आंत में ये समाप्त हो जाता है। तो जो डाइजेशन है वो कहां से कहां तक चलता है, एक मिनट, ठीक है। डाइजेशन जो है वो कहां से कहां तक चलता है, बड़ी आंत से लेकर, सॉरी मुंह से लेकर छोटी आंत तक, ये यहां से यहां तक चलता है, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब छोटी आंत में आप कहोगे मुंह में सर डाइजेशन कैसे होता है, तो सलाइवा जैसे ही निकलता है डाइजेशन शुरुआत हो जाती है। नेक्स्ट पार्ट इज एब्जॉर्प्शन। इसकी पहले एसिमिलेशन भी होता है, उसको मैंने थोड़ा सा अलग कर दिया। एब्जॉर्प्शन का मतलब कहाँ कहाँ पर होता है, ये छोटी आंत में भी होता है ना। तो छोटी आंत में भी होता है, छोटी आंत में छोटी संरचनाएं होती हैं जिन्हें जिन्हें और बड़ी आंत में भी होता है। नेक्स्ट वन इज एलिमिनेशन। एलिमिनेशन का मतलब उसी चीज को बाहर निकाल देना। तो रेक्टम जो है इस चीज का भाग है जो कि एलिमिनेट करता है जो भी हम खाते हैं, जो भी मल होता है, जो भी अपशिष्ट पदार्थ होता है हमारी बॉडी में, उसे बाहर निकालने में किसका रोल होता है, रेक्टम का होता है। तो आप समझ लीजिए कि इंजेक्शन। अब इसे इस पिक्चर को आप देखोगे तो थोड़ा आपको बेटर तरीके से समझ में आएंगी चीजें। नेक्स्ट पार्ट, अगर हम जब भी हम सबसे पहला इंजेक्शन के बारे में बात करते हैं, जब भी हम कोई चीज खाते हैं तो हमारा मुंह जो है वो चलना स्टार्ट होता है, दांत चबाते जाते हैं। अब दांतों के प्रकार होते हैं, हम ये जानेंगे कि दांत कितने टाइप के होते हैं, उनके क्या क्या प्रकार होते हैं। तो दांतों जैसे हम चबाते हैं तो दांतों के साथ साथ में 3 ग्लैंड होती है ना, 3 ग्लैंड होती हैं जो सलाइवा छोड़ती हैं। ये जो ऊपर वाली ग्लैंड है इसे कहते हैं, यही इंपॉर्टेंट है वैसे तो, इसे कहते हैं पैरोटिड ग्लैंड। क्या कहते हैं, पैरोटिड ग्लैंड। अब देखो होता क्या है कि ये जो पैरोटिड ग्लैंड है यहां से भी सलाइवा निकलता है, राइट। ये जो नीचे वाला पार्ट है इसमें एक होती है सब लिंगुअल ग्लैंड और एक होती है सब मेडुलर ग्लैंड। 2 ग्लैंड ये होती हैं। तो और दोनों पेयर में होती हैं। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम सलाइवा की बात करें, अगर हम लार की बात करें, तो यहां पर 3 जोड़े क्या होते हैं, 3 जोड़े होते हैं, ठीक है। 3 जो है वो जोड़े होते हैं, 3 जोड़े होते हैं।
ग्लैंड्स के मतलब मुख्य रूप से जो है ग्लैंड का मतलब समझ गए ना आप, जो जो ग्रंथि है सलाइवा ग्रंथि जैसे 3 जुड़े होते हैं। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि सलाइवा में मुख्य रूप से क्या चीज है, सलाइवा है, तो अगर मैं आपसे कहूँ कि सलाइवा में मुख्य रूप से कौन सी चीजें पाई जाती, तो याद रखना दोस्तों, जब भी हम बस सलाइवा की करते हैं तो सलाइवा में 2 तरीके के एंजाइम निकलते हैं। एक एंजाइम का नाम है टाइलिन, अब आगे भी इसके बारे में बात करेंगे, और दूसरे एंजाइम का नाम है अमाइलेज। अमाइलेज ये एंजाइम ये सलाइवा में निकलता है। और ये दोनों की दोनों चीजें क्या हैं, ये दोनों की दोनों ही चीजें मुख्य रूप से एंजाइम होती है। एक और तीसरी चीज निकलती है जिसे हम लाइसोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसे हम लाइसोसोम कहते हैं। कभी आपसे पूछ लिया जाए तो याद रखना, लाइसोसोम बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। ये प्रोटोजोआ को छोड़कर बाकी सभी जीवों में पाई जाती है, और ये बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। आपने सुना होगा सेल में, जब कोशिका में पढ़े होंगे, लाइसोसोम को हम कहते हैं सुसाइड बैग ऑफ द सेल, कोशिका में आत्महत्या की थैली। तो लाइसोसोम को हम कोशिका में आत्महत्या की थैली कहते हैं। क्या कहते हैं, आत्महत्या की थैली। याद रखना ये चीज, ठीक है। लेकिन यहां पर लार्व है, ये तो सेल के अंदर है, ये जो पार्ट है ये तो सेल के अंदर एक छोटे छोटे वैक्यूल है। यहां पर लाइसोसोम अलग चीज है, तो ये समझ लेना, वहां की हम बात कर रहे थे, आप इसमें कंफ्यूज बिल्कुल मत हो जाना, है ना। मिटाई देता हूं मैं, क्योंकि आप लोगों को यहीं पे लिख लोगे फिर कहोगे सर ये तो वही चीज है, मैं मिटाई देता हूँ, ठीक है। तो लाइसोसोम क्या करता है, यहाँ पे बैक्टीरिया को किल करता है। तो ये भी चीज समझ में आ गया। जब हम मुंह से दांतों चबाते हैं, पहले हम दांतों के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं कि दांतों के बारे में हम क्या चीज जानते हैं, फिर हम आगे चलेंगे, फिर हम लाइसोसोम के बारे में पढ़ेंगे, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो अगर हम दांतों की बात करें तो ये देखो दांतों का एक फिगर है, जिसमें सबसे आगे वाली जो दांत आपको दिखाई दे रहे हैं, ये वाले जो दांत दिखाई दे रहे हैं, जब भी आप देखोगे तो जो सबसे वाला आगे वाला दांत होता है, इसे हम कहते हैं सेंट्रल इंसीजर। और उसके बगल वाला जो दांत होता है उसे कहते हैं, नहीं, सबसे बाहर वाला जो दांत है इसे हम क्या कहते हैं, देखिए ये जो आगे वाला दांत है ये होता है सेंट्रल इंसीजर, और इसके बगल वाला जो दांत होता है उसे कहते हैं लेटरल इंसीजर। तो अगर आप दांतों की बात करोगे तो ये देखो, ये वाला दांत जो सबसे आगे है और ये वाला दांत, ये दोनों के दोनों दांत किस में आते हैं, ये देखिए, ये 1 2 और ये इधर 4 दांत आगे दिख रहे हैं आपको, 4 दांत। तो ये चारों की चारों दांत जो है इसे हम इंसीजर कहते हैं, राइट। क्या कहते हैं, इंसीजर कहते हैं। मैं लाल कलर से इनको कर देता हूं, इनको जो है वो, तो ये चारों के चारों जो आपको दांत दिख रहे हैं इन्हें हम इंसीजर कहते हैं। और ये जो है वो सबसे आगे वाले दांत होते हैं, ठीक है। आगे देखो, आप देखो एक दांत ऐसा होता है नुकीला टाइप का, दिख रहा है आपको, ये किनारे की तरफ होता है। ये जो नुकीला दांत होता है इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं कैनाइन। और ये एक ही दांत होता है, मतलब आधे हाथ में आधा जो दांत का भाग है ये इधर एक होगा, एक इधर होगा। बात समझ में आई। तो हम क्या कर रहे हैं, एक ही तरफ का ले रहे हैं अभी, और यहाँ पे भी हम एक ही तरफ का ले रहे हैं। तो अगर मैं थोड़ा मैं इसको मिटा देता हूँ, फिर से मैं आपको जो है इसको प्रॉपर्ली समझा देता हूँ कि हम एक ही तरफ का पार्ट ले रहे हैं, दोनों तरफ का पार्ट नहीं ले रहे हैं, ये इतना पार्ट ले रहे हैं। तो ये हमारा ये दांत और ये दांत, ये तो हो गया इंसीजर। और इसके किनारे वाला दांत जो नुकीला टाइप का है इसे हम कहते हैं कैनाइन। क्या कहते हैं, कैनाइन। तो हमें क्या चीज पता चली कि अगर हम केवल आधा भाग लें तो 2 दांत हमारे इंसीजर के हैं, एक दांत हमारा कैनाइन का है। 2 दांत हमारे इंसीजर के हैं, एक दांत हमारा कैनाइन का है। फिर आगे थोड़े से और आगे आएंगे तो आता है प्रीमोलर, जिसे हम पीएम कहते हैं। किसका आता है, प्रीमोलर, जो फिर से 2 दांत होते हैं। और लास्ट में आता है मोलर, जो कि 3 दांत होते हैं। तो हमारा जो फॉर्मेट होता है, हमारा जो फॉर्मूला बनता है दांतों का, वो होता है 2 1 2 3। क्या होता है, 2 1 2 3। तो याद रखना दोस्तों, प्रीमोलर दांत कितने होते हैं, प्रीमोलर 2 दांत होते हैं, कैनाइन 3 दांत, कैनाइन जो है वो 1 दांत होता है, कैनाइन जो है वो 1 दांत होता है। इंसीजर फिर से 2 दांत होते हैं और मोलर 3 दांत होते हैं। लेकिन ये जो मोलर दांत हैं ये पूरे के पूरे नहीं उगते, केवल 2 ही मोलर उगते हैं। एक मोलर सबसे लास्ट में जाके निकलता है, जिसे हम अकल की दाढ़ कहते हैं, विजडम टीथ कहते हैं। तो अगर आप इसमें से एक, अगर इन टोटल सबको टोटल किया जाए तो 2 और 1 3, 3 2 5 3 8, और भैया 4 भाग होंगे, एक इधर एक इधर एक नीचे एक इधर, तो टोटल 4 भाग होंगे, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 दांत बनेंगे। लेकिन शुरुआत में 32 नहीं होते, 28 होते। कैसे 28 होते हैं, ये एक दांत इसमें नहीं होता है, जो विजडम टीथ है वो नहीं होता, ये अकल की दाढ़ बहुत बाद में आती है, तो विजडम टीथ नहीं होता है। तो 2 1 2 2, तो टोटल हम करेंगे तो ये कितना आएगा, तो ये आएगा 7, और मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो आएगा 28।
तो टोटल अगर हम दांतों की संख्या देखें, अगर अकल की दाढ़ नहीं आई है तो 28 दांत होंगे, और अकल की दाढ़ आ जाएगी तो फिर टोटल 32 दांत। ये बात आपको समझ में आ गई? अच्छा दोस्तों, एक महत्वपूर्ण चीज ये भी पूछी जाती है कि जो शेर का दांत होता है, तो आपने देखो नुकीला दांत ऐसे निकला होता है, वो कौन सा होता है? वो कैनाइन होता है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि शेर जो है मुख्य रूप से किस दांत से किसी व्यक्ति को मारने का काम करता है, शिकार करता है। शेर कभी आप देखोगे ना डिस्कवरी चैनल पर या कहीं पर देखोगे, शेर जाता है दौड़ते हुए, सामने कोई हिरन वगैरह आ गया तो उसको क्या करता है? गर्दन से पकड़ता है। अब आप सोच रहे हो गर्दन से क्यों पकड़ता है? गर्दन से पकड़ने का मतलब ये कि गर्दन में वो अपने बड़े जो नुकीले 2 दांत है उन्हें गपा देता है, और जैसे ही वो 2 दांत उसने गपा है, वो आपसे अच्छा डॉक्टर है, उसे पता है कि कहाँ दांतों को लगाना है। जैसे उसने 2 दांत आपकी गर्दन में दबाए और आप जो है तुरंत के तुरंत टेम हो गए। तो इसलिए आप देखोगे कि जब वो शिकार करेगा, किसी भी जानवर का शिकार करता है, सीधे गर्दन पकड़ के उसमें दांत जो है वो उसमें पिन कर देता है, तो वो कैनाइन दांत होते हैं। एक क्वेश्चन और बनता है कि जो हाथी के दांत हैं वो कौन से? तो हाथी के दांत इंसीजर होते हैं। हाथी का निकला हुआ दांत, किसकी बात कर रहे हैं? हाथी का निकला हुआ दांत क्या होता है? तो आप याद रखेंगे, उसे हम इंसीजर कहते हैं। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई? तो हमने क्या जाना दांतों के बारे में। दांत 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है कौन सा? सबसे पहले होता है इंसीजर, ये मैंने शायद हाँ सही लिखा है, ये सबसे पहले होता है इंसीजर, फिर होता है कैनाइन, फिर होता है प्रीमोलर, और फिर कौन सा आता है? मोलर। तो 4 प्रकार के दांत होते हैं। इन 4 प्रकार के दांतों में नुकीला दांत कौन सा होता है? तो नुकीला दांत हमारा कैनाइन। क्लियर है? आगे चले अगले प्रश्न के अगले पार्ट की तरफ। तो दांतों के बारे में हमने ये चीज पढ़ ली है। अच्छा, दांतों में सबसे ऊपर की जो लेयर होती है उसे हम एनामिल कहते हैं। क्या कहते हैं? एनामिल कहते हैं। याद रखेंगे ये चीज। और ये जो एनामिल की जो लेयर है, ऊपर वाली ये जो लेयर है, ये कैल्शियम फ्लोराइड की बनी होती है, CaF2 की बनी होती है। याद रखेंगे दोस्तों, ये चीज भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब इसके एनामिल के जस्ट नीचे डेंटाइन होता है, उसके नीचे पल्प होता है, और डेंटाइन वो भाग है जो कि जड़ों को कवर करके रखता है, मसूड़ों की जड़ों को कवर करके रखा है। तो ये पूछ लिया जाएगा, तो याद रखना, वैसे पूछा जाता है। तो एनामल की जो लेयर है वो कैल्शियम फ्लोराइड की बनी है। आप शरीर का सबसे कठोर अंग एनामल ही माना जाता है ना? सबसे कठोर अंग यही माना जाता है। चले आगे चलते हैं। तो दांतों के बारे में हमने इतना जान लिया। अब हम बात करते हैं सलाइवरी ग्लैंड की और लार ग्रंथि की। जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि हमारी बॉडी में, हमारे मुंह में 3 ग्रंथियां होती हैं। एक जो ग्रंथि है लार की, जिसे हम पैरोटिड ग्लैंड कहते हैं, तो ये ऊपर से आके यहाँ दांतों के बगल से आती है, यहां से लार निकालती है। और 2 जो ग्रंथि है ये जीभ के नीचे होती हैं। एक ग्रंथि का नाम है सब मैंडिबुलर, क्या ग्रंथि का नाम है? सब मैंडिबुलर ग्लैंड, और दूसरी ग्रंथि का नाम है सबलिंगुअल ग्लैंड। ये 3 ग्रंथियां होती हैं हमारे शरीर में, हमारी बॉडी में, और ये जिस चीज को रिलीज करती हैं वो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले तो जिस हार्मोन को रिलीज करती हैं वो मैंने आपको बताया कौन कौन सा हार्मोन है। एक तो है टाइलिन, TTYLENE, टाइलिन, और दूसरा कौन सा है? अमाइलेज। ये स्टार्च को मांड में कन्वर्ट कर देता है, और अमाइलेज जो है वो मांड को लैक्टोज में या फिर माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। यही इनके दोनों कार्य हैं। ठीक है भाई मेरे। तो टाइलिन और अमाइलेज 2 एंजाइम यहां से निकलते हैं। इसके अलावा लार का कार्य क्या होता है? लार क्यों निकलती है? तो पाचक भोजन में लार के मिलने के बाद शुरू हो जाता है। मैंने आपको बताया कि अगर आपसे पूछा जाए कि डाइजेशन कहाँ से शुरुआत होती है, पाचन की कहाँ से शुरुआत होती है, तो पाचन की शुरुआत सीधे मुंह से हो जाती है। आगे चलते हैं। लार में उपस्थित लाइसोसोम बैक्टीरिया को मार देते हैं। क्या करते हैं? लार में जो लाइसोसोम होते हैं वो क्या करते हैं? बैक्टीरिया को मार देते हैं। मैंने आपको इसके पहले ही बताया था कि लाइसोसोम बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। भोजन को चिकना बना देता है, जिससे आसानी से आहार नाल से आमाशय पहुंच दिया। देखो, अगर आप लार ना निकले तो आपका खाना ना आहार नाल में ही फंस सकता है। वैसे तो आहार नाल भी चिकनी होती है, लेकिन चिकनी क्यों होती है? क्योंकि उसमें जो है सलाइवा रहता है। कभी कभी ऐसा होता है खाना फंस जाता है तो पानी पी लेते हैं, चलो ये खाना फंस गया, आप सही कर लेते हैं। तो एक एक प्रोसेस होती है जिसे हम कहते हैं पेरिस्टोलाइसिस। क्या कहते हैं? पेरिस्टोलाइसिस। अभी क्या होती है कि जो हमारी लार, अभी मैं आगे जाके बताऊंगा आपको, कि जो हमारी आहार नाल है जिसमें खाना आता है, तो ये जब खाना आता है तो यहाँ से ये संकुचित होती है और यहाँ से फैलती है। तो जब ऊपर की तरफ से संकुचित होगी तो खाना नीचे खिसकेगा, फिर और संकुचित होगी, फिर और नीचे खिसकेगा, ऐसे ऐसे करके खाना नीचे पहुंचता है। तो इस तरीके से जो है वो ये कार्य करता है। खैर, उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो आपको क्या पता चल गया कि पैरोटिड ग्लैंड होती है, सब मैंडिबुलर ग्लैंड होती है, और सबलिंगुअल। अब यहाँ से क्वेश्चन पैरोटिड ग्लैंड से पूछा जाता है कि देखो पैरोटिड जो ग्लैंड है ना, जितने भी सांप होते हैं,
इन सभी सांपों में भी यही ग्रंथियां हैं, लेकिन सांपों में एक जो ग्लैंड है पैरोटिड ग्लैंड, इसमें जहर भरा होता है और यही जो जहर है ये उसके दांतों में, आप देख रहे हो ना, जब भी सांप जो जब काटता है तो आपने देखा होगा कि दो जीभ जो है उसकी कटी हुई रहती है, तो जीभ से नहीं काटता है, उसके सांप ही होते हैं। सांप को अगर आप कभी उसको ढंग से पकड़ोगे तो उसके दो दांत निकले होते हैं, ऐसे ऐसे करके दो दांत, बहुत नुकीले दांत होते हैं, ये निकले हो रहते हैं। अगर आप उसको मुंह कभी देखना, गूगल कर लेना, आपको पता चल जाएगा। और इन्हीं दो दांतों के अंदर से ये जो सब पैरोटिड ग्लैंड की ग्रंथि है आके निकलती है। तो जैसे ही उसने आपकी बॉडी पर दोनों दांत गड़ाए, उसने इस पैरोटिड ग्लैंड में मौजूद जो प्रोटीन है, जो पॉइजन है, वो आपकी बॉडी में क्या कर देगा, डाल देगा। अब जहर क्या करता है, जहर एक प्रकार की प्रोटीन है ना। जहर क्या है, जहर एक प्रकार की प्रोटीन है। और ये जो प्रोटीन है, ये जो प्रोटीन है, इसका कार्य क्या है, इसका कार्य कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान है। ये आपकी ब्लड को क्लॉट कर देता है। ये जो प्रोटीन ये क्या करती है, आपके ब्लड को क्या कर देगा, क्लॉट कर देगा। और जब ये क्लॉटिंग धीरे धीरे बढ़ती जाएगी और आपके हृदय में पहुंच जाएगी तो आप मर जाओगे। तो याद रखना, जहर का कार्य ब्लड को क्लॉट कर देना है। जो वो कुछ भी नहीं, एक तरीके की प्रोटीन है जो आप ब्लड के साथ मिलकर उसे कोगुलेट कर देते हैं, कोगुलेशन कर देती है। और जब ब्रेन में पहुंच जाएगा, ब्रेन का भी ब्लड जम गया, हार्ट का भी ब्लड जम गया, तो जिंदा थोड़ी रहोगे, मर जाओगे। अब किसी को सांप काट ले तो क्या करना चाहिए। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, बिहार, ये ऐसे स्टेट है ना जहां पर अंधविश्वास भर भर के है। जैसे ही नाग ने काटा, जैसे ही किसी सांप ने काटा, सबसे पहले तो जाके सपेरा पकड़ लाते हैं। सपेरा आता है, फिर बीन बजाता है, फिर जब बीन बजाता है तो फिर सांप दोबारा से आता है ना दोबारा से आके सांप भी दोबारा आता है, फिर उससे जहर को वापस से ले, गलती हो गई ना उससे, भाई गलती हो गई, वापस जहर लेके जाओ अपना, वापस जहर लेके जाओ। ऐसा कभी होता है? ये सब फिल्मों में होता है, ये सब मजाक की बातें, ये सब फिल्मों में होता है, रियलिटी में कभी नहीं होता। जब तक आप वो झाड़ फूक करता है तब तक इंसान मर जाता है। फिर कहता नहीं सांप बहुत शक्तिशाली था, बचा नहीं पाए, फलाना ढिमकाना। मत करो यार, सांप ने काटा है, मैं आपको होम रेमेडी में आपको बता देता हूँ। जहां पे सांप ने दांत गड़ाए हैं, आप वहां पे क्या करो, हल्का सा घाव कर दो, ब्लड निकलने दो, और उसके ऊपर बड़ा सा कपड़ा या फिर जो रस्सी वस्सी कुछ मिल जाए ताकि ब्लड आपका ऊपर ना जाए। और तुरंत डॉक्टर के पास भागो। डॉक्टर इज द लास्ट और फर्स्ट एंड लास्ट रेमेडी आपकी होनी चाहिए, तभी आपका व्यक्ति जिंदा बचेगा, अदरवाइज जिंदा नहीं बचेगा। तो आपको समझ आ गया कि जो सांप की कौन सी ग्रंथि में जहर भरा होता है, पैरोटिड ग्लैंड में जहर भरा होता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट वन इज ईसोफेगस। ये चीज मैं आपको बता रहा था, और मैं वो चीज भी बता रहा था कि जो जो प्रोसेस है जिसे हम पेरिस्टलाइसिस कहते हैं। तो होता क्या है कि जब भी हम खाना खाते हैं तो ये खाना कहाँ पहुंचता है, हमारे आहार नाल में पहुंचता है। और आहार नाल में ये खाना ऊपर से कॉन्ट्रैक्ट करता है और नीचे ऊपर से दबेगा, तो ये खाना आगे खिसकेगा और आगे की तरफ से क्या करेगा, फैलेगा। तो इस तरीके से जो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल है और रिलैक्सेशन ऑफ मसल है, से ही पेरिस्टलाइसिस कहते हैं। राइट, ये चीज समझ लेना आप लोग। इतना ही जो चीज मुझे बताना था, हिंदी में क्रामनुकुंचन कहा जाता है इसको हिंदी में, बाकी सभी चीजें वही है। तो आहार नाल में खाना मुंह से कहाँ जाता है, आहार नाल में जाता है। और ये जो आहार नाल है, राइट, ये जो आहार नाल है ये आगे जाके जुड़ी होती है ईसोफेगस। ईसोफेगस क्या है, ये हमारा पेट होता है, सॉरी जुड़ी होती है स्टमक से। किससे जुड़ी होती है, स्टमक से जुड़ा होता है ना। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब देखो, अब जब ये खाना नीचे, देखिए दिख रहा है आपको, वीडियो में दिख रहा होगा, इस तरीके से खाना नीचे जा रहा है, ये देखिए नीचे जा रहा है, ईसोफेगस में पहुंचकर, स्पिंचर में पहुंचकर ये कहाँ पहुंचेगा, सीधे सीधे आपके पेट में जाके गिर जाएगा। पेट में क्या, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये देखिए गिर गया। अब जैसे ये गिरेगा है ना, उसमें पायरोलिक स्पिंटर होता है, धीरे धीरे क्या डिग्रेड करेगा, टूटने लगेगा खाना। तो जब भी खाना हमारे पेट में पहुंचता है तो पेट में पहुंचने के बाद ये खाना टूटना स्टार्ट कर देता है। इसके माइक्रोब्स जो है, इनमें बैक्टीरिया जो आते हैं, वायरस जो आते हैं, वो तो जिंदा ही नहीं रह सकते क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड सब जला के मार डालेगा वो, है ना। और वैसे भी लाइसोसोम आया तो सबसे पहले तो मुंह में ही जो बैक्टीरिया वो मर गए कुछ, फिर जो बच गए तो पेट में जाके मर गए, है ना। अच्छा, तो अब कहने का मतलब ये जो स्टमक है, इससे हमारी क्या क्या चीजें निकलती हैं। तो हमारे स्टमक से, हमारे आमाशय से दो चीजें निकलती हैं। एक है गैस्ट्रिक जूस जिसे हम जठर रस कहते हैं, और दूसरा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड।
कौन कौन सी चीज निकलती है? एक तो है गैस्ट्रिक जूस जिसे हम जठर रस कहते हैं, और दूसरा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब अगर हम बात करें जठर रस की, तो जठर रस में मुख्य रूप से क्या क्या चीजें निकलती हैं? तो देखो दोस्तों, दो चीजें जठर रस में निकलती हैं। सबसे पहला है जो एंजाइम निकलते हैं, सबसे पहला एंजाइम है पैप्सिन। क्या नाम है इसका? दिख रहा है सबको? ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको काला कर देता हूं तो काले से ज्यादा बेटर दिखेगा। ठीक है, तो क्या नाम है इसका? पैप्सिन। अब पैप्सिन का कार्य क्या होता है? पैप्सिन एक तरीके का एंजाइम है जो प्रोटीन को तोड़ने का कार्य, जो प्रोटीन को ब्रेक करने का कार्य करता है। अब आपको पता है कि प्रोटीन जो है, जब ये प्रोटीन को तोड़ेगा तो किसी न किसी चीज में तो टूटेगा ही टूटेगा। तो प्रोटीन को ये तोड़ता है, किसमें तोड़ता है? याद रखिए दोस्तों, पेप्टोन में। किसमें तोड़ता है? पेप्टोन्स में और पॉलीपेप्टाइड और पॉलीपेप्टाइड। तो पेप्टोन और पॉलीपेप्टाइड में तोड़ने का कार्य कौन करता है? पेप्सिन करता है। ठीक है, याद रखेंगे ये, और ये काम पेप्सिन करता है, ब्रेक कर देगा, ये याद रखेंगे ये चीज। इसी तरीके से जो दूसरा एंजाइम, ये तो हो गया पहला एंजाइम। इसी तरीके से जो दूसरा एंजाइम पाया जाता है, इसे क्या कहते हैं दोस्तों? इसे कहते हैं हम रेनिन। क्या है? रेनिन। अब रेनिन का क्या कार्य होता है? तो रेनिन का कार्य कुछ भी नहीं है। रेनिन का कार्य है कि जो भी मिल्क की प्रोटीन है उसे तोड़ देना। तो रेनिन का कार्य होता है मिल्क प्रोटीन को ब्रेक करना। मिल्क प्रोटीन को ब्रेक करना। अब कौन सी मिल्क प्रोटीन है? याद रखेंगे, तो जब भी हम कोई दूध पीते हैं, जब भी कोई चीज खाते हैं, तो हमारे मिल्क में एक प्रोटीन होती है जिसका नाम है कैसिनोजेन। याद रखेंगे, क्या नाम है? कैसिनोजेन। तो कैसिनोजेन को तोड़कर किस में कन्वर्ट कर देता है? कैसीन में, और कैसीन जाके डिसॉल्व हो जाती है। तो जो बच्चे वगैरह होते हैं ना, उनमें रेनिन काफी बड़ी मात्रा में पाया जाता है। जितने बच्चे वगैरह होते हैं उनमें रेनिन काफी बड़ी मात्रा में पाया जाता है, और जो बूढ़े लोग होते हैं उनमें रेनिन बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। अब अगर रेनिन कम मात्रा में पाया जा रहा है, इसका मतलब क्या है? कि बूढ़े लोग को मिल्क डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि रेनिन ही निकल रहा है। अब रेनिन नहीं निकल रहा है तो मिल्क प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं होगी, मिल्क प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं होगी तो उन लोगों को लूज मोशन हो जाएगा। इसलिए बूढ़े लोगों को बहुत ज्यादा मिल्क नहीं पीना चाहिए। तो किनको पीना चाहिए? बच्चों को। तो इसमें हम एक नोट करके ये चीज भी लिख देंगे कि बच्चों में ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। बच्चों में ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो बच्चों में अधिकतम मात्रा में ये पाया जाने वाला एक पदार्थ है, एक एंजाइम है जिसका नाम है रेनिन। तो इतनी चीज अभी तक हमें समझ में आई कि गैस्ट्रिक जूस के अंदर दो चीजें मौजूद है। एक तो है पैप्सिन जो कि प्रोटीन को पॉलीपेप्टोन्स और पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट करता है, और दूसरा है रेनिन जो कि कैसिनोजेन को कैसिन में बदल देता है ना। दूसरा पार्ट अगर हम देखें तो दूसरा पार्ट क्या है हमारे पास? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दूसरा पार्ट क्या है हमारे पास? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड में क्या चीज होती है और क्यों हम इसका उपयोग करते हैं? तो सबसे पहले तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का पहला कार्य है कि जो भी बैक्टीरिया होते हैं उनको ये मार डालता है। अभी मैंने बताया, पिक्चर में दिख ही रहे हो, ये बैक्टीरिया देखो, नजर फैला रहा है, नीचे आया, यहाँ पे जाके मर गया। और दूसरा है भोजन को सड़ने से बचाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चीज है। अच्छा, एक चीज मैं बताना भूल गया आपको रेनिन के बारे में, कि जो रेनिन होता है वो उन्हीं जीवों में पाया जाता है जो कि बच्चे पैदा करते हैं, इन्हें हम स्तनपायी जीव कहते हैं। उन जीवों में नहीं पाया जाता है जो जीव अंडे देते हैं। मतलब लॉजिक ये है कि सांप एक अंडा देने वाला जीव है, तो सांप कभी भी दूध नहीं पीता है। और अगर आपने सांप को जबरदस्ती, क्या होता है, नाग पंचमी के दिन, शिवरात्रि के दिन, अलग अलग तरीके के त्योहार होते हैं, अगर आपने जबरदस्ती उसे दूध पिलाया तो भैया उसकी जान जानी निश्चित है। उसका आपने एक समझ लीजिए जीवन ले लिया है, क्योंकि सांप दूध पीने के बाद, सांप को दूध पीने का निमोनिया हो जाता है, और निमोनिया के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है क्योंकि उसमें रेनिन नहीं निकलता। हाइड्रोक्लोरिक एसिड में जो भोजन सड़ने के लिए रोकता है, बहुत, इसमें भी एक इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, वो ये है कि जब इंसान मरता है तो वो सड़ना स्टार्ट कर देता है।
बॉडी डिकम्पोज होने लगती है। क्यों? क्योंकि भोजन जो आपके पेट में है ये क्यों नहीं सड़ रहा है? क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो पेट में निकलता है इसका पीएच मान कभी पूछ ले तो याद रखना इसका पीएच मान लगभग 1.5 होता है, 1.5 पीएच मान होता है। तो अगर भोजन सड़ने से रोकने के लिए निकलने वाला हाइड्रोक्लोरिक एसिड रुक गया है क्योंकि आप मर गए हो, तो वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलना बंद हो जाता है। जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलना बंद हो जाता है तो पेट में खाना सड़ने लगता है और फिर धीरे धीरे कीड़े पड़ने लगते हैं। बॉडी इसे कहते हैं डिकम्पोज होना। 6 से 8 घंटे बॉडी डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि 6 से 8 घंटे बाद जब बॉडी डिकम्पोज होती है और पेट से ही स्टार्ट होता है वो तो बदबू देना स्टार्ट कर देता है। बात समझाया? तो भोजन को सड़ने से रोकता है, ये चीज याद रखना। आगे चलते हैं, पाचन में सहायता करता है। हम ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, ऑलरेडी इसके बारे में हम बता चुके हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन में पूछा जाता है कि दूध प्रोटीन को पचाने वाला जो है एंजाइम कौन सा है, तो आपको याद रखना है ये रेनिन है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट। अब देखिए हमारा पेट का मैंने आपको बता दिया कि खाना सबसे पहले कहाँ से आया, खाना ईसोफेगस से आया और ईसोफेगस के बाद यहाँ पे कहाँ पे रहा, ये ईसोफेगस के बाद पेट में रहा, स्टमक में रहा। स्टमक में इसको दो चीजें मिली, एक तो मिला हमारा जठर रस जिसमें 2 एंजाइम पाए जाते हैं, एक का नाम है पेप्सिन, दूसरे का नाम रेनिन है, और हमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी मिला। ठीक है, बाकी के एसिड भी होते हैं, सिट्रिक एसिड होते हैं, बहुत सारे एसिड होते हैं जो हम खाने के साथ लेते हैं, वो भी यहीं पे है। इसका पीएच मान काफी कम है, समझ रहे हो, इसका पीएच मान काफी कम है। और अगर ये कम पीएच मान वाली चीजें आगे चली जाएंगी तो भैया आपकी आंतें जल जाएंगी। तो हमें क्या करना है, पहले से न्यूट्रल बनाना है, और न्यूट्रल बनाने के लिए हमें क्या करना है, कोई ना कोई बेस मिलाना पड़ेगा। अब बेस कहां से मिलेगा ये समझना, बेस कहां से मिलेगा, तो बेस मिलेगा यहां से। वैसे तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम का अंग नहीं है, ये है क्या, लीवर, जिसे हम यकृत कहते हैं। ये क्या है, लीवर, जिसे हम यकृत कहते हैं। यकृत डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है क्योंकि यकृत से कोई भी ऐसा एंजाइम नहीं निकलता है जो डाइजेशन में हेल्प करे। यकृत एक ऐसी चीज है जिसमें विटामिन ए, विटामिन डी, ये सभी चीजें स्टोर होती हैं। कभी आपसे पूछ लिया जाए कि ऐसा कौन सी जगह है हमारे शरीर में जहां पर विटामिन ए स्टोर होता है, तो लीवर का नाम याद रखना। एक दवा आती है जिसका नाम है सी कॉड लीवर ऑयल, कभी सुना होगा आपने। आंखें खराब हो जाए ना तो सी कॉड लीवर ऑयल बाड़ी की तरह, मतलब आप समझ लो राम बाड़ की तरह काम करती है। जब मेरा ग्रुप डी जब मेरा आरआरबी स्टेशन मास्टर में हुआ था तो मेरी आंखें कमजोर थी, मैंने बहुत दवा यही खाते थे, ग्रुप डी, क्या कहते हैं, सी कॉड लीवर ऑयल, दम से। अब लीवर से एक चीज निकलती है, इसका नाम है बाइल जूस। मैं एकदम लिखता जा रहा हूं, ध्यान देना। लीवर से जो चीज निकलती है उसे हम कहते हैं बाइल जूस। क्या कहते हैं, बाइल जूस या फिर बाइल रस। ये जो बाइल रस है ये 2 प्रकार के पिगमेंट से मिलकर बना होता है, एक का नाम होता है ब्लू रूबिन और एक का नाम होता है ब्लू बर्डन। ये हल्का सा ग्रीनिश येलो होता है ना, ग्रीनिश येलो होता है, येलोइश ग्रीन सब्सटेंस होता है या फिर ग्रीनिश येलो कह लो। तो ये इसका जो टाइप होता है, इसका जो कलर होता है येलोइश ग्रीन कह लो, येलोइश ग्रीन कह लो, ऐसे होता है ये, हल्का सा ग्रीन और येलो कलर का होता है। अब ये निकलता तो यहां से है, लेकिन इस नली के द्वारा एक गैल ब्लैडर होती है, वहां पे जाके ये स्टोर हो जाता है। निकलता कहां से, लीवर से, और स्टोर कहां पे जाके होता है, गैल ब्लैडर में। कभी आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों को जब पथरी होती है तो उनका गैल ब्लैडर निकाल दिया जाता है, इसी को काट के अलग कर देते, बात खत्म हो गई। अब देखो हुआ कि पथरी भी यहीं पे होती, अब हुआ क्या कि बाइल जूस का कार्य क्या है। तो अगर मैं यहां पर लिखना चाहूं गैल ब्लैडर, बाइल जूस का कार्य क्या होता है, बाइल जूस का कार्य मैं यहां पे लिख देता हूं। बाइल जूस का कार्य होता है इमल्सिफाई द फैट, इमल्सिफाई द फैट का इमल्सिफिकेशन करना, ये कार्य बाइल जूस का होता है। मतलब जो भी हम क्या क्या खाते हैं, जो भी हम बहुत सारे अलग अलग ऑयली चीजें खाते हैं उनका इमल्सिफिकेशन यही करता है। और अगर ये ना हो तो ऑयली चीजें नहीं खा, ऑयली चीजें खाने में बड़ी समस्या होगी हमको, है ना, बचेगा ही नहीं, गैस बनेगी, एसिडिटी होगी, वगैरह वगैरह बहुत सी चीजें होती हैं। तो इसका कार्य क्या होता है, इमल्सिफाई द फैट। और साथ साथ में जो एसिडिक कैरेक्टर आया, यहां से जो एसिडिक फूड आया है इस नाल में, इसे क्या कर देगा, इसका पीएच मान ज्यादा है
तो इसका पीएच मान कम है, दोनों को मिला के न्यूट्रलाइज कर देगा। तो दो कार्य हो गए, एक कार्य क्या हो गया, एक कार्य हो गया फैट का एमल्सिफिकेशन करना, और दूसरा कार्य हुआ जो एसिडिक खाना आया है उसे एमल्सिफाई कर देना। तीसरी चीज लीवर के बारे में मैंने आपको क्या बताया, लीवर के अध्ययन को हम हेप्टोलॉजी कहते हैं, और लीवर में विटामिन ए, विटामिन डी, जो फैट सॉल्युबल विटामिन वो स्टोर होते हैं। यहाँ से क्या निकलता है, बाइल जूस जो स्टोर कहाँ पे जाके हो जाता है, हमारा गैलब्लैडर में स्टोर हो जाता है। और गैलब्लैडर में स्टोर होने के बाद ये क्वेश्चन बनता है कि लीवर से निकलने वाला बाइल जूस भोजन को कहां जाके मिलता है, तो इस नली में जाके मिलता है। इस नली को पता क्या कहते हैं, इस नली को कहते हैं ड्यूडेनम। क्या कहते हैं, ड्यूडेनम, याद रखेंगे सभी लोग, इस नली को बोला जाता है ड्यूडेनम। ठीक, इस नली को क्या बोलते हैं, ड्यूडेनम बोलते हैं। तो यहां से खाना निकल के कहां जाके मिल जाता है, ड्यूडेनम में जाके मिल जाता है। आगे चलो, अब देखो, अब यहां से ड्यूडेनम में खाना मिलकर न्यूट्रल हो गया, अब आगे कहां खाना पहुंचेगा, आगे पहुंचेगा पैंक्रियाज। अब पैंक्रियाज में जब खाना पहुंचता है तो पैंक्रियाज में भी, पैंक्रियाज के बारे में कहा जाता है कि मिक्स्ड ग्लैंड है। मिक्स्ड ग्लैंड मतलब मिश्रित ग्रंथि। इसमें हार्मोन भी निकलता है, एंजाइम भी निकलता है। हार्मोन कौन सा निकलता है, तो हार्मोन निकलता है इंसुलिन। ये क्या है, हार्मोन है। हार्मोन कौन सा निकलता है, इंसुलिन। ये क्या है, हार्मोन है। इसका कार्य क्या है, ग्लूकोज को डाइजेस्ट करना, ग्लूकोजन। और एक क्वेश्चन और बनता है कि ग्लूकोजन, इसके पहले मैं बता देता हूं कि लीवर को दोस्तों, लीवर को हम क्या कहते हैं, केमिकल फैक्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं, केमिकल, शरीर की केमिकल फैक्ट्री कहा जाता है। और ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर भी लीवर में ही होता है। ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर भी कहां पे होता है, लीवर में ही होता है। तो केमिकल फैक्ट्री भी किसे कहते हैं, लीवर को ही कहते हैं। अब हम पैंक्रियाज के बारे में बात करें तो इंसुलिन का कार्य क्या है, इंसुलिन का कार्य है ग्लूकोज को डाइजेस्ट करना। और इंसुलिन की कमी से एक रोग हो जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम डायबिटीज कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम डायबिटीज कहते हैं, राइट। अब डायबिटीज जो है किसी व्यक्ति को हो गया, मतलब इंसुलिन की कमी है, ग्लूकोज डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है। डायबिटीज क्या होता है, मधुमेह कहते हैं। ग्लूकोज डाइजेस्ट नहीं हुआ, ब्लड में चला गया, ब्लड क्या हो गया, काफी ज्यादा थक्का जम गया उसका, काफी ज्यादा कैसा हो गया, काफी ज्यादा गाढ़ा हो गया। इससे बड़ी प्रॉब्लम होती है। और पता कैसे चलेगा, आप कुछ भी मत करो, अगर मान लीजिए कहीं पे आपने, किसी ने आप यूरिनेट कर दिए और वहां पे चींटी लग गई, यूरिन पे अगर चींटी लगने लग जाए, समझ लो आपको इंसुलिन है, मधुमेह है, डायबिटीज है, बड़ी दिक्कत होती है इसमें। पैंक्रियाटिक जूस से एंजाइम निकलते हैं। कौन कौन से एंजाइम निकलते हैं, हम इसके बारे में जानेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले हम ये जान लेंगे कि इंसुलिन जो है वो निकलता कहां से है। तो इंसुलिन, आप देखिए इंसुलिन ये जो है वो पैंक्रियाज का स्ट्रक्चर है, और एक जगह होती है जिसे कहते हैं आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। क्या कहते हैं, देखिए नीचे लिखा हुआ है आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, हिंदी में कहते हैं लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं। और लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं के द्वारा बीटा सेल के थ्रू ये निकलता है। लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं के द्वारा बीटा सेल के थ्रू क्या निकलता है, इंसुलिन निकलता है। बात समझ में आ गई। एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि ये पैंक्रियाटिक जूस से क्या निकलता है, तो इससे निकलता है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन। दूसरा क्या निकलता है, दूसरा निकलता है इससे जो है अमाइलेज, या फिर अमाइलेज कह लो इसको, माल्टेज भी कुछ लिखते हैं, अमाइलेज। और तीसरा निकलता है लाइपेज। अब तीनों के अलग अलग। ट्रिप्सिन का कार्य है कि जो प्रोटीन है और उसके पहले जो पॉलीपेप्टाइड है पेप्टोन्स में तोड़ देना, और जो प्रोटीन आ रही है उसे भी पॉलीपेप्टाइड में तोड़ देना, मतलब ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का कार्य करता है। अमाइलेज का कार्य क्या है, अमाइलेज का कार्य है कि जो हम कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं, जो हम स्टार्च ले रहे हैं, इन्हें माल्टेज में, लैक्टेज में, इनमें कन्वर्ट कर देना। और लाइपेज का कार्य होता है फैट को कन्वर्ट करना ग्लिसरॉल में, फैट को कन्वर्ट करना ग्लिसरॉल में और फैटी एसिड में। पूरा कन्वर्ट नहीं होता, तो कुछ बार फैटी एसिड में हो गया, कुछ बार ग्लिसरॉल में हो गया, तो इसमें कन्वर्ट करना ये कार्य किसका है, लाइपेज का है। आगे चलते हैं। तो हम लोग अभी तक कहाँ पे आ गए हैं, अभी तक हम लोग पैंक्रियाटिक पे आ गए। अब आगे पैंक्रियाज के बाद क्या हो गया, अब देखो पैंक्रियाज के बाद सीधे सीधे ये ड्यूडेनम का भाग किससे जुड़ा हुआ है, ड्यूडेनम का भाग नीचे जाके छोटी आंत का एक हिस्सा होता है जिसे कहते हैं जेजुनम। मतलब जो छोटी आंत है वो उसके तीन भाग है। डेडुनम, डेडुनम में आपको बताया मैंने क्या क्या जुड़ता है, डेडुनम में क्या क्या जुड़ा हुआ है। डेडुनम में एक तो बाइल लीवर, बाइल जूस आके निकलता है, ठीक है। और डेडुनम का दूसरा हिस्सा कौन सा है, जेजुनम। जेजुनम मतलब ये अंदर वाली आंत, दिख रहा आपको,
ब्लू कलर की जो आंतें दिख रही हैं इसे हम जजुनम कहते हैं, और जो ग्रीन कलर का दिख रहा है इसे हम क्या कहते हैं, इलियम कहते हैं। और इलियम जाके मिल जाता है इस वाली जगह पे, इसे हम सेकम कहते हैं। मैं लिख देता हूं, इसे हम सेकम, ठीक है। और ये सेकम में एक उंगली नुमा संरचना होती है जिसे हम अपेंडिक्स कहते हैं। ये अब काम में नहीं आता, मतलब बेकार का पदार्थ, मतलब बेकार का अंग है, इसका कोई लॉजिक नहीं है। फिर इसके बाद में कॉलम आ जाता है, ये असेंडिंग कॉलम है, ये जो है वो पैरेलल कॉलम है, ये डिसेंडिंग कॉलम है, और बाद में क्या है, रेक्टम। अब अगर हम छोटी आंत की बात करें तो लगभग 6 से 7 मीटर लंबी होती है, और अगर हम फुट में देखें तो 20 से 30 फुट होती है। जितने भी शाकाहारी जीव हैं उन सभी जीवों में छोटी आंत बड़ी ही होती है, सभी शाकाहारी जीवों में। लेकिन एक ऐसा जीव है जिसका नाम है खरगोश। खरगोश की छोटी आंत उतनी बड़ी नहीं होती जितने बाकी जीवों की होती है, बाकी शाकाहारी जीवों की होती है। इंसान की बात करें तो ना जाके बहुत बड़ी है, ना इसकी छोटी, क्योंकि मांसाहारी भी शाकाहारी भी है। अच्छा, अब ऐसे केसेस में होता क्या है कि जो खरगोश है उसकी छोटी आंत की लंबाई कम है, तो जब छोटी आंत की लंबाई इसकी कम होती है तो खाना प्रॉपर्ली पच नहीं पाता। खाने में मौजूद होता है सेलुलोज। ये सेलुलोज प्रॉपर्ली पच नहीं पाता खरगोश में, जिसके कारण खरगोश अपने ही मल को दोबारा खा लेता है, अपनी जो गंदगी है, अपना जो मल है उसे दोबारा खा लेता है, ताकि सेलुलोज का डाइजेशन प्रॉपर हो जाए। तो इस जीव को हम कहते हैं कैप्रोफेगस। क्या कहते हैं, कैप्रोफेगस। कभी आपसे पूछा जाए कि इनमें निम्नलिखित में से कैसा कौन सा जीव है जो खुद के मल को दोबारा खाता है या फिर कैप्रोफेगस है, तो आपको याद रखना है वो कौन सा जीव है, वो है खरगोश, ठीक है। अब छोटी आंत में सबसे ज्यादा टाइप के एंजाइम निकलते हैं, इसीलिए कहते हैं कि, इसीलिए क्या कहते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि जो जितना भी डाइजेशन है वो कंप्लीट कहां पे हो जाएगा, छोटी आंत में हो जाएगा। अब हमने क्या क्या खाया है, हमने बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स खाए हैं। कार्बोहाइड्रेट में लैक्टेज है, माल्टेज है, सुक्रेज है। लैक्टेज कन्वर्ट ग्लूकोज में हो जाता है, माल्टेज कन्वर्ट ग्लूकोज में हो जाता है, सुक्रेज कन्वर्ट ग्लूकोज में हो जाता है। लाइपेज जो है, लाइपेज अभी मैंने आपको बताया था, इसके पहले भी लाइपेज बताया था। लाइपेज क्या करता है, जो फैट हमने लिया है, जो बाकी का बचा हुआ ग्लिसरॉल है, वो फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। और इरिप्सिन जो है, सबसे पहले क्या आया, पेप्सिन आया। तो पेप्सिन प्रोटीन को कन्वर्ट तोड़ता है, मैंने आपको बताया था। कहां पे आता है, पेट में निकलता है। फिर मैंने क्या बताया आपको, ट्रिप्सिन आया। कहां पे आया, पैंक्रियाटिक जूस में आया। पैंक्रियाटिक जूस मतलब पैंक्रियास से निकलता है। अब क्या आ गया, एरिप्सिन आ गया। तो पेप्सिन, ट्रिप्सिन और एरिप्सिन, ये तीनों की तीनों प्रोटीन को कन्वर्ट करते हैं। तो प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड को अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। अब हमारे पास वो सभी फाइनल प्रोडक्ट आ चुका है जो बॉडी एब्जॉर्ब कर सकती है। बॉडी एब्जॉर्ब क्या कर सकती है, ग्लूकोज को एब्जॉर्ब कर सकती है, फैटी एसिड को एब्जॉर्ब कर सकती है, और अमीनो एसिड को एब्जॉर्ब कर सकती है। ये जो है कार्य, यही बॉडी हमारी एब्जॉर्ब कर सकती है। अब ये जो छोटी आंत है, इस छोटी आंत में फिंगर लाइक संरचनाएं होती हैं जिन्हें हम विली कहते हैं। क्या कहते हैं भाई मेरे, विली कहते हैं। और ये विली ही इन सभी चीजों को एब्जॉर्ब करके ब्लड में भेज देते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ये बिली क्या करते हैं, ये जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई हैं सारी की सारी चीजें एब्जॉर्ब करके किस में भेज देते हैं, ब्लड में भेज देते हैं। तो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर का नाम क्या है, बिली। क्लियर है, बात समझ में आ गई? तो हमने स्मॉल इंटेस्टाइन में इतने सारे एंजाइम निकालते हैं। अब ये जो खाना है, अब आप देखिए बिली की संरचना यहाँ पर दिखी हुई है, आप देख लीजिए इसको प्रॉपर्ली, अगर नहीं देखा है तो। यहाँ पे ठीक है, देखिए आप बिली की संरचना, ये आप देख रहे हैं, ये कुछ इस तरीके की संरचना है। देखो आप दिख रहा है, ये कुछ इस तरीके से संरचना, ये छोटी आंत में मौजूद है। इनका काम क्या है, इनका काम है किससे जुड़ी होती है, ये कैपिलरी से जुड़ी होती है। कैपिलरी मतलब खून की कैपिलरी से जुड़ी होती है। जो जो ग्लूकोज है, अमीनो एसिड है, लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड है और फैटी एसिड, इस सबको एब्जॉर्ब कर लेगा और कहाँ भेज देगा, आपके ब्लड में भेज देगा। ब्लड से कहाँ पहुंच जाएगा, पूरी बॉडी में पहुंच जाएगा, है ना। अब आपने सारा सही सही चीजें तो आपने भेज दी ब्लड में, अब बचा क्या, अपशिष्ट पदार्थ, मल बचा। अपशिष्ट पदार्थ और मल कहां जाएगा, बड़ी आंत में जाएगा, लेकिन पानी भी उसके साथ में, पानी भी एब्जॉर्ब नहीं हुआ है। तो मल और अपशिष्ट पदार्थ कहां पहुंच जाता है, बड़ी आंत में पहुंच जाता है। और बड़ी आंत का कार्य क्या है, बड़ी आंत का कार्य है कि पानी को पचाना, जो पानी को एब्जॉर्ब करना, जो आप पी रहे हैं। इंसान को लगभग दिन में 4 से 5 लीटर पानी पीना चाहिए, दिन भर पानी पीते रहना चाहिए। मैं तो हर घड़ी घड़ी पानी पीता हूं। तो इसका कार्य क्या है, तो इसका कार्य क्या है, तो फंक्शन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन इज टू इंक्लूड द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स एंड द एलिमिनेशन ऑफ फीसेस। इसका यही कार्य है। तो पहला इसका कार्य क्या है, मैंने आपको बताया,
ये वाला जो बड़ा वाला हिस्सा दिख रहा है आपको पाउच टाइप का बड़ा सा, इसे हम सैकम कहते हैं। यही जो है वो छोटी आंत से जुड़ा होता है। छोटी आंत का मतलब समझ रहे ना, इलियम से जुड़ा होता है। ये वाला जो है इसे हम कहते हैं असेंडिंग कॉलम, इसे कहते हैं ट्रांसवर्स कॉलम, और नीचे वाला जो है इसे हम कहते हैं डिसेंडिंग कॉलम। तो इसमें एक बैक्टीरिया, एक तरीके का बैक्टीरिया मौजूद होता है। इस बैक्टीरिया को हम कहते हैं ई कोलाई बैक्टीरिया। क्या कहते हैं? ई कोलाई बैक्टीरिया। तो ये जो ई कोलाई बैक्टीरिया है ये क्या करता है? विटामिन के का निर्माण करता है। कभी आपसे पूछा जाए ई कोलाई बैक्टीरिया क्या करता है? विटामिन के का निर्माण करता है और बड़ी आंत पानी को एब्जॉर्ब कर लेती। कभी कभी हम लोगों को डिसेंट्री हो जाती क्योंकि पानी एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, तो मल के साथ में पानी मिल जाता है और फिर इंसान को पेचिस हो जाती है पानी की तरह जो है वो मल निकलता है, वेस्ट मटेरियल निकलता है। तो समझ में आ गई बात। बड़ी आंत का कार्य क्या है? पानी को एब्जॉर्ब करना और वेस्ट मटेरियल को बाहर कर देना। वेस्ट मटेरियल यहाँ पे जाके इकट्ठा होता है, यहाँ पे जाके इकट्ठा हो जाता है, यहाँ पे पानी सारा एब्जॉर्ब हो जाता है और फिर बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ये टोटल अगर हम बात करें। सो गाइज ये था जो आज का चैप्टर जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। इन दोनों ही चैप्टर्स में मतलब जो बायोलॉजी की बेसिक चीज़ें थी ये मैंने आज आपको प्रॉपरली समझाई हैं। अब इसी तरीके की जो थ्योरेटिकल चैप्टर्स हैं, थ्योरेटिकल टॉपिक्स हैं, उनको प्रॉपरली पढ़ने के लिए अभी क्या है, मैंने 2 चैप्टर पढ़ा दिया आपको शॉर्ट में कि चलो ठीक है ये है ये है ये है। लेकिन अगर आपको पूरा सिलेबस पढ़ना है जिसमें लगभग 20-25 चैप्टर होंगे हर टॉपिक में हर तरीके से, तो फिर आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। इसके फायदे ये हैं, एक तो बैच बहुत लंबा होता है, 9 महीने का बैच होता है, सारे एजुकेटर्स में इन्वॉल्व होते हैं, ये सब इसके फायदे होते हैं। अनअकैडमी पर एक और फायदा है कि जब आप मान लीजिए आपको कोई डाउट होता भी तो मैं कि अपनी तरफ से सारी चीजें समझा दी, अगर आपको बीच में कोई डाउट रहा होगा तो आप मुझसे नहीं पूछ सकते बल्कि कमेंट ही कर सकते हैं, कमेंट में देखूंगा तो आंसर करूंगा। लेकिन अनअकैडमी पर आप इंस्टेंट आपको जो है वो किसी भी डाउट का तुरंत उसे रिजॉल्व किया जा सकता है अगर आप यूज करते हैं रेज हैंड फीचर। तो ये उन बच्चों के लिए है जिन्होंने अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले रखा है। तो सब्सक्रिप्शन लेने का ये फायदा है कि आप ड्यूरिंग द क्लास आप अपना रेज हैंड कर सकते हैं और रेज हैंड करने के बाद एजुकेटर उसे पिक करेगा और आपको इनवाइट करेगा, फिर आप उससे डायरेक्टली बातचीत कर सकते हैं। ये भी एक बहुत ही अमेजिंग फीचर है। अगर आपको लगता है कि कोई भी कंटेंट इनअप्रोप्रिएट है तो आप उसे रिपोर्ट कर सकते हैं और प्राइज विन कर सकते हैं। इसके साथ साथ में अभी एक ऑफर चल रहा है, अनअकैडमी पर इंस्टेंट 15% का डिस्काउंट मिल रहा है आपको, है ना। ये प्राइस काफी कम हो जा रहे हैं, तो लोअर सब्सक्रिप्शन प्राइस डिस्काउंट चल रहा है और ये आपका वैलिड जो है वो कुछ ही दिनों के लिए वैलिड है, तो आप जरूर अवेल कर सकते हैं। प्राइजेस क्या है अभी जो प्राइजेस चल रहे हैं उसमें अगर आप देखोगे तो 1 महीने का प्राइस 1033 रुपए जो कि पहले 1350 था। इसी तरह 2 साल का जो प्राइस है वो 7800 रुपए जो पहले 7800 रुपए था, अभी वो प्राइस 5967 रुपए हो गया है। इसके साथ साथ में आपको 10% का और डिस्काउंट मिलेगा अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं योगेंद्र। इस कोड से आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा और अगर आपके पास में कॉइन्स है तो 10% का और डिस्काउंट मिल जाएगा कॉइन से। तो देख सकते हैं आप काउंट करोगे तो 15, 10, 25, 10, 35% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल रहा है। तो बहुत ही अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है, इसका लाभ उठाएं, सब्सक्रिप्शन आज ही लें और अपनी बहुत सारे पैसे बचाएं। कम से कम यहाँ पे आप देखोगे तो 2-2,5-3 हजार रुपए का फायदा हो रहा है अभी आपको अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो। ठीक है, तो वीडियो को सभी लोग लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मैं हर वीक में, हर 2-3 वीक में इस तरीके के थ्योरेटिकल वीडियोस डालता रहता हूँ, थ्योरेटिकल थ्योरी डालता रहता हूँ, जिससे आपको भी फायदा है। और इससे क्या होता है, इसे आप सेव कर लीजिए, आप बाद में देख लेना क्योंकि इससे कंप्लीट डिटेल मिल जाती है। तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल, बाय बाय ऑल। देखते रहिए और बने रहिए। थैंक यू ऑल।